आओ 49वां मुक्ति दिवस मनाएं। 23 मार्च 2026 का दिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी धर्म प्रेमियों से, माता बहन बच्चों से सादर जय गुरुदेव। और हम मनाने जा रहे हैं इसी मार्च के महीने में 23 मार्च को मुक्ति दिवस। तो उस बारे में जय गुरुदेव चैनल नदवी के माध्यम से, जो भरतपुर राजस्थान से संचालित है, मैं जेल कथा के बारे में कुछ आपको डालूंगा। आशा है आप ध्यानपूर्वक उसे सुनते रहें। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, ठीक। इसमें सारी जो व्यवस्थाएं जो दी गई थी उस समय, यातनाएं, वो सभी इसमें सुनाई जाएंगी आपको। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहें। यदि आप पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उस समय 26 जून 1975 को देश के अंदर आपातकालीन स्थिति लगा दी गई थी, जिसको हम अंग्रेजी में इमरजेंसी कहते हैं। ठीक उसके कुछ दिन बाद दिनांक 29 जून 1975 दिन रविवार को अपराह्न 3:30 से 3:45 बजे के बीच पुलिस की जीप से इंस्पेक्टर पुनेठा और सब इंस्पेक्टर जम्मू सिंह चरौली संत आश्रम कृष्णनगर मथुरा पर आए। स्वामी जी महाराज यानी जय गुरुदेव जी अपने बरामदे में बैठे हुए थे। उन्होंने, पुलिस वालों ने स्वामी जी से कहा कि कोई कागज़ आया है, आपको डीएम साहब ने बुलाया है, इसलिए आपको लेने के लिए हम आए हैं। स्वामी जी ने बड़े धीरज से कहा कि अच्छा चलो, हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं, और उठ गए। फिर पुलिस वालों ने स्वामी जी को अपनी जीप में बैठा लिया। ये मथुरा के दोनों पुलिस इंस्पेक्टर स्वामी जी को लेवा ले जाकर डीएम साहब के पास उनके ऑफिस में पहुंचा दिए, और वे वहां पहुंचाकर चले गए। स्वामी जी महाराज अपने आश्रम से जब सहजता से पुलिस वालों के साथ डीएम साहब के पास जाने लगे, तो पीछे से अपने आश्रम के कार से तारा बहन जी के पुत्र शांति कुमार उर्फ मुन्ना और उदय नारायण लाल, जिनको बाबूजी कहते हैं, उनके पीछे पीछे चलकर डीएम ऑफिस पहुंचे। डीएम ऑफिस में डीएम के सामने स्वामी जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। ये दोनों लोग भी पास में रखे 2 कुर्सी पर बैठ गए। डीएम साहब ने एक वारंट पेपर निकाला और स्वामी जी को दिखाते हुए कहा कि आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी हुआ है, इसलिए आपको इमरजेंसी में गिरफ्तार किया गया है। स्वामी जी ने डीएम साहब से पूछा कि मेरा अपराध क्या है, तो डीएम साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 1 घंटा वहाँ बैठे रहने के बाद डीएम साहब ने शांति कुमार, जो उर्फ मन्नू, उस समय इंटर पास करके बीए में मथुरा में ही पढ़ते थे, इंटर पास करके जो बीए में मथुरा में पढ़ते थे, आश्रम में स्वामी जी के साथ ही रहते थे, से वहाँ डीएम साहब ने कहा कि अब आप लोग यहाँ से जाइए, इन्हें स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज रात में ये मथुरा में ही रहेंगे, आगे जैसा आदेश मिलेगा वैसा किया जाएगा। तब शांति कुमार और उदय नारायण लाल वापस मथुरा आश्रम पर लौट आ गए। रात में ही पता लगा कि बाबा जय गुरुदेव को मथुरा से आगरा सेंट्रल जेल में एसपी ने ले जाकर पहुंचा दिया है, और वहां जेल में उनको कैदी के रूप में जेल के भीतर कैदियों की बैरक में भेज दिया गया है। ऐसा समाचार पता लगते ही शांति कुमार ने उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के प्रमुख सत्संगियों के पास यह समाचार पहुंचा दिया। दूसरे दिन होते ही देश भर में बाबा जय गुरुदेव की गिरफ्तारी के समाचार और आगरा सेंट्रल जेल में बंद किए जाने के समाचार फैल गया। इस प्रकार ये पहली बार जो गिरफ्तार हुए थे, आगरा जेल में उनको भेज दिया गया, और दूसरे दिन 30 तारीख को मुख्य जो, इस प्रकार स्वामी जी को आगरा से सेंट्रल जेल में बंद किया जाने के बाद 6 जुलाई 1975 को रात में लगभग 10 बजे उनके चरौली संत आश्रम कृष्णनगर मथुरा पर इनकम टैक्स आयकर विभाग का छापा पड़ा। सहायक आयकर अधिकारी, जिनका नाम था कलवार, अपने पुलिस बल के साथ आश्रम के कोने कोने में सामान को उठाकर जांच करने लगे, किंतु उनको किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। आश्रम पर रहने वाले एक सत्संगी उदय नारायण लाल बाबूजी के पास स्वामी जी को सत्संगी प्रेमियों द्वारा भेजे गए कुछ पत्र, 2-4 रजिस्टर जिनमें वार्षिक भंडारा के लिए सामानों का विवरण वगैरह नोट किया हुआ था, वह मिला। उदय नारायण लाल, जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, आश्रम पर रहकर सेवा भाव से स्वामी जी की द्वारा प्रेमियों को भेजने वाले पत्रों का जवाब, जैसा स्वामी जी बोलते रहते थे, उसे पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र पर लिखकर डाकखाना से भेजते थे। इनकम टैक्स अधिकारी इन पत्रों तथा रजिस्टर को अपने साथ ले गए।
इसके 2 दिन बाद आश्रम पर पुलिस इंस्पेक्टर आश्रम पर आए और शांति कुमार, जो अपनी माता तारा देवी श्रीवास्तव, बहन उषा और किरण के साथ आश्रम पर बाबा जय गुरुदेव की व्यवस्था में आश्रम पर ही रहते थे, से बोले कि अब यह आश्रम पुलिस के कस्टडियन नियंत्रण में रहेगा। यहाँ हरदम पुलिस तैनात रहेगी, इसलिए इस आश्रम को 3-4 दिन में छोड़कर आप लोग कहीं और चले जाइए। 11 तारीख से यहाँ पुलिस रहेगी। वो कह रहे हैं 11 जुलाई से यहाँ पुलिस रहेगी, इसलिए आप कहीं चले जाएं। शांति कुमार, उनकी बहन सभी विद्यार्थी ही रहे, मथुरा में ही पढ़ते थे, इसलिए उनका मथुरा में ही रहना जरूरी था। तब शांति कुमार आश्रम के आसपास कोई किराए का मकान खोजने लगे। उस समय आपातकाल के कारण लोग किसी को किराए का मकान भी नहीं देते थे। दौड़ धूप करके बाद आश्रम के पास ही एक सरदार जी अपने मकान में 2 कमरा किराए पर देने के लिए राजी हुए। पुलिस वाले जब 11 जुलाई 1975 को चिरौली संत आश्रम पर कब्जा करने के लिए आने वाले थे, तो उसके एक दिन पहले दिनांक 10 जुलाई 1975 को रात में आश्रम में रह रही तारा देवी श्रीवास्तव ने स्वामी जी यानी बाबा जय गुरुदेव के अलमारी को खोला तो देखा कि उसमें दादा गुरु यानी स्वामी जी महाराज के गुरु परम संत स्वामी मिश्रा जी का ग्राम चिरौली जिला अलीगढ़ वाले का पहना हुआ जूता, कुछ कपड़े तथा उनके पार्थिव शरीर का फूल वगैरह एक कपड़े में बांधकर गठरी में सुरक्षित रखा हुआ है। ये सामान वह तारा बहन को मिला। तब उन्होंने पुलिस के हाथ लगने से बचाने के लिए उस गठरी को निकाल लिया। ये सब वही पवित्र अमोलक वस्तुएं रहीं जिनको वार्षिक भंडारा गणेश शुद्धि दशमी के दिन पुष्पों के कलेवर में ढककर उच्च आसन पर दादा गुरु के फोटो से सटाकर उनके सामने रखा जाता है और उसी पवित्र फूल पर स्वामी जी मत्था टेक कर आरती करते हैं तथा उसके बाद सभी हजारों लाखों की संख्या में भंडारे में आने वाले सत्संगी नर नारी एक एक करके बारी बारी से माथा टेक कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। दादा गुरु के उस पवित्र वस्तुओं को आश्रम से बाहर पुलिस की नज़र से बचाकर निकाल कर ले जाने के लिए तारा बहन ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक कपड़े का कमर पर बांधने वाला बेल्ट नुमा पट्टा सुई डोरा से सिलाई करके बनाया और उस बेल्ट के 2 कपड़ों की तरह के बीच में दादा गुरु के फूल के एक एक हड्डी के टुकड़े को रखकर ऊपर से अच्छी तरह से सिलाई कर दिया। इस तरह से दादा गुरु जी के फूलों को छिपाकर आश्रम से बाहर ले जाने के लिए तारा बहन ने कमर पर बांधने वाला कपड़े का पट्टा तैयार कर लिया तथा सामान जूता कपड़ों को गठरी बनाकर सामानों के बीच में छिपाकर एक झोला में रख लिया। अगले दिन 11 जुलाई 1975 को जब आश्रम को कब्जा करने के लिए पुलिस वाले आए तो इंस्पेक्टर ने इन लोगों से कहा कि यह आश्रम आज से पुलिस कस्टडी में हो गया है, इसलिए आप लोग यह आश्रम छोड़कर तुरंत बाहर निकल जाइए। तब तारा बहन ने उस बेल्ट को अपने कमर के ऊपर बांध लिया और साड़ी पहनकर साड़ी के अंदर झोला को छिपाकर रखकर उसको साड़ी से ढकते हुए अपने बच्चों शांति कुमार, उषा तथा किरण के साथ आश्रम से कमरा में से चलकर उसके गेट के बाहर निकल गई। आश्रम से चलते वक्त पुलिस ने उनको ना ही तो टोका ना ही तो उनकी तलाश लिया। उदयनारायण जो आश्रम पर ही थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। बाद में वे जमानत पर छूटकर बाहर आए और अपने घर आजमगढ़ चले गए। ये लोग आश्रम के पास ही किराए पर लिए गए मकान में रहने लिए चले गए। इस प्रकार तारा बहन ने अपनी बुद्धि युक्ति से दादा गुरु के पवित्र सामान को पुलिस के हाथ लगने से बचा लिया। ये बहुत ही पुण्य का काम हमारी तारा बहन ने किया है कि दादा गुरु की जो हड्डियाँ थीं वो वहाँ रखी हुई थी और उनको किसी प्रकार से छुपा करके उनको सुरक्षित बाहर ले आए, वरना ये पुलिस वाले उनको ले जाते और वापस वो हमको मिलने वाली नहीं थी। इसके अगले दिन 12 जुलाई 1975 को शांति कुमार श्रीवास्तव मुन्ना पूज्य दादा गुरु का फूल जूता और कपड़ों को लेकर दादा गुरु के सबसे बड़े पुत्र सुदर्शन मिश्रा जी, जो उस समय अलीगढ़ में ही रहते थे, को देने के लिए साथ में एक सत्संगी गुलाब पाठक जो अजमेर के रहने वाले थे को लेकर बस से अलीगढ़ छिपते छिपाते गए और वहां पहुंचकर पंडित सुदर्शन जी को दादा गुरु का सब सामान हस्तगत करा दिया और उनको आश्रम की स्थिति के बारे में पूरा हाल बताया। इसके बाद वे मथुरा वापस आए। गुरु महाराज जी की कृपा रही कि मथुरा से अलीगढ़ और वापसी में अलीगढ़ से मथुरा जाने आने के रास्ते में बस में या सड़क पर इनको किसी पुलिस ने नहीं टोका। उन दिनों आपातकाल में रास्ते चलते हुए लोगों को भी पुलिस वाले चेकिंग किया करते थे। कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोलने वाले को पुलिस वाले पकड़कर मारते पीटते थे और गिरफ्तार करके जेल में बंद
करा देते थे अथवा उसकी ज़बरदस्ती नसबंदी करवा दिया करते थे। लोग अपने घर से बाहर डर डर कर ही निकलते थे। इस प्रकार की यात्राएं उस समय इमरजेंसी के टाइम दी जा रही थी। लेकिन गुरु महाराज की विशेष कृपा कि दोनों भाई अलीगढ़ गए और अलीगढ़ से वापस आए, दया बरसती रही और सीधे वापस मथुरा गए। दिनांक 11 जुलाई 1975 को शांति कुमार, तारा देवी, उषा किरण और उदय नारायण लाल आश्रम में रहने वाले ये सभी लोग जब आश्रम छोड़ करके किराए के मकान में चले गए तो उसी समय 11 जुलाई को ही पुलिस के सिपाहियों ने आश्रम पर कब्जा कर लिया और आश्रम को अपने कब्जे में लेते ही उन लोगों ने आश्रम पर जो भी सामान जैसे बर्तन, कपड़ा, बक्से, अलमारी, कुर्सी, मेज आदि गृहस्थी के सामान, आटा, चावल, दाल, चीनी, नगद रुपया वगैरह सब उठा ले गए। आश्रम पर रखा शीशे का गिलास तक को उठा ले गए। आश्रम को कब्जा करने या आश्रम के सामानों के बारे में किसी भी प्रकार कोई कागज शांति कुमार को पुलिस वालों ने नहीं दिया। इसके साथ ही शासन प्रशासन द्वारा आगरा दिल्ली बाईपास रोड पर बने नए जय गुरुदेव आश्रम पर भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। कोने कोने में वहाँ भी पुलिस का पहरा लग गया। आश्रम में रहने वाले सत्संगी प्रेमियों को या तो मारपीट करके भगा दिया गया या उन्हें गिरफ्तार करके मथुरा के जेल में बंद कर दिया गया। नए जय गुरुदेव आश्रम पर रह रही 22 गांवों को पुलिस वालों ने बेच दिया। बाबा जय गुरुदेव के इन दोनों आश्रमों पर उनका कोई प्रेमी नहीं जा सकता था। यदि कोई जय गुरुदेव बोलता हुआ व्यक्ति पुलिस को दिखाई पड़ता था तो वे उसको पकड़कर जेल में बंद करा दिया करते थे। दोनों आश्रमों के सभी भक्तों पर, खेतों पर, सत्संग के मैदान पर सब जगह पुलिस तैनात हो गए। आश्रम को पुलिस की छावनी ही बना दिया। नए आश्रम पर बाबा जय गुरुदेव के पूजनीय गुरु महाराज के निर्माणाधीन मंदिर को नींव से ही उखाड़ दिया गया और सत्संग के सभी मैदानों पर यूपीएसआई डीसी का कब्जा कराकर जमीनों को फैक्ट्री लगाने के लिए बेचा जाने लगा। यह सब अत्याचार देश की विधवा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मुख्य गोपनीय निर्देश पर उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन द्वारा किया गया। बाबा जय गुरुदेव के द्वारा जन जन के हितों में सत्संग हेतु बनाए गए आश्रम का नामो निशान मिटाने के लिए आपातकाल में पुलिस ने विवेकहीन होकर कुकृत किया। तो मेरे देश प्रेमियों, मेरे गुरु प्रेमियों, मेरे भाई बहनों, देखिए कितना कृत्य उस समय कांग्रेस सरकार जो इंदिरा गांधी थी उनके समय इमरजेंसी में किया गया था। हम कैसे भूल सकते हैं कि ये इमरजेंसी हमारे लिए बहुत दुखदायी थी। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव के आगरा के सेंट्रल जेल में बंद किए जाने का समाचार पाते ही उनके प्रेमी सत्संगी आगरा पहुंचने लगे। वे जेल के गेट पर जाकर स्वामी जी के बारे में गुप्त रूप से पता लगाने का प्रयास करते रहे। उनका दर्शन पाने की इच्छा करते रहे, लेकिन 3 दिन यानी 2 जुलाई 1975 को कोई पक्की खबर नहीं मिल सकी। लखनऊ से श्रीमती राज रानी भट्ट और उनके पति भूपचंद भट्ट, जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी थे, भी आगरा जेल के गेट पर पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि एक जेल का पुलिस सिपाही जेल के बाहर आता है और बाहर एक चाय की दुकान से केटली में चाय जेल के अंदर ले जाता है। इन लोगों ने उस सिपाही से संपर्क किया और उसने गुप्त रूप से बाबा जय गुरुदेव के वहाँ होने के बारे में पूछा। उस सिपाही ने चाय की दुकान से थोड़ा दूर हट करके इनको जानकारी दिया कि बाबा जय गुरुदेव यहाँ से 30 जून 1975 से सी क्लास कैदियों के बैरक में हैं। इन लोगों ने तब उस सिपाही से फिर जब यह हुए थोड़ी देर बाद दोबारा जेल के गेट से बाहर आया तो भेंट किया और उससे यह तय किया कि वह बाहर से जो सामान, भोजन, पानी, पत्र वगैरह गुप्त रूप से दिया जाए उसको वह लेकर बाबा जय गुरुदेव को दे दिया करे और कोई संदेश भी दें उसको आकर भी उन्हें बता दें। पत्र का आदान प्रदान भी कर दिया करें। उसको उचित भेंट देने की शर्त पर वह इस सेवा कार्य करने के लिए सहमत हो गया। ये भी गुरु महाराज विशेष कृपा थी। देखिए, जेल के अंदर एक भाई जो बाहर चाय लेने के लिए आता ले जाता, बाहर आया और उसने ये स्वीकार कर लिया। उस सिपाही को जगदीश कह करके पुकारा जाता रहा। उसके बाद जगदीश के द्वारा एक पत्र स्वामी जी को भेजा गया। पत्र पाकर स्वामी जी ने जवाब लिखकर जगदीश सिपाही के हाथ से भट्ट जी को भिजवा दिया। पता चला कि 3 दिन से स्वामी जी ने कुछ जेल का खाया नहीं है और को 2 दुपट्टा करके नहाकर बारी बारी से पहन रहे हैं। जेल में वे सी क्लास में रखे गए हैं और उनका कोई ज़रूरत का सामान नहीं दिया जाता है।
पत्र से संदेश पाते ही राजा रानी भट्ट ने प्रतिदिन टिफिन में रखकर भोजन सामग्री, सूखा मेवा, शुद्ध पानी जगदीश सिपाही के द्वारा स्वामी जी के पास भेजना शुरू कर दिया। स्वामी जी स्थिति को देखते हुए कभी कभी जेल के गेट तक की तरफ आ जाते रहे तो सत्संगी गेट के पास छिप करके खड़े रहते थे। वे दर्शन पा जाते थे। ऐसा उस समय दर्शन होना भी बहुत दुर्लभ था। अब आगे से आगरा में कहीं छुपकर ही रहने से स्वामी जी से बराबर संपर्क बना रखा जाना संभव था। इसलिए वे तथा और खास परिचित सत्संगी सीआईडी राम सजन पांडे वगैरह किसी गुप्त स्थान की खोज करने लगे। सीआईडी राम सजन पांडे निवासी ग्राम साहजलपुर निकट छिपिया जिला गोंडा के भाई राम सागर पांडे की ड्यूटी आगरा में ही जल संस्थान में थी और उनके संपर्क से उनको गोंडा बहराइच जिले के कई युवकों को वहां जल संस्थान में नौकरी लग गई थी। इसलिए राम सागर पांडे, सीआईडी राम सजन पांडे, भूपचंद भट्ट वगैरह ने आगरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गंदा संदा सुअर बाड़ा जैसा सुनसान जगह देखा तो गोपनीयता के दृष्टि से उस स्थान पर रहना उचित उन लोगों ने समझा। वहां पुलिस के पहुंचने की संभावना नहीं थी। तब उन सभी लोगों ने मिलकर उस स्थान को साफ सुथरा करके वहां एक झोपड़ी बना लिया और आवश्यक चीज़ों, पानी वगैरह का व्यवस्था भी कर लिया। राजरानी भट्ट अब वहीं रहने लगी और वहीं रहकर स्वामी जी को देने के लिए भोजन, पानी तथा सामानों, तेल, साबुन वगैरह की व्यवस्था करती रहीं। इस तरह से देखिए हमारे प्रेमी भाइयों ने कितनी गंदी जगह पर जाकर के स्वामी जी के लिए वहाँ रहने के लिए अपने लिए ये कुटिया बनाई जिससे स्वामी जी से मिलते रहें। अब नियमित रूप से सिपाही जगदीश के द्वारा गुप्त रूप से स्वामी जी के पास संदेश का आदान प्रदान होने लगा और भोजन, पानी वगैरह स्वामी जी के पास पहुँचने लगा। अब जो सत्संगी आगरा स्वामी जी का दर्शन करने के लिए बाहर से आते रहे वे भी उसी बनाए गए झोपड़ी के स्थान पर जाकर रुकते रहे। स्वामी जी का हाल गुप्त रूप से मिलता रहा। स्वामी जी से मिलने के लिए कई सत्संग प्रेमी ने जेल के पास आवेदन पत्र दिया, लेकिन उससे मिलने के लिए किसी व्यक्ति को भी स्वीकृति नहीं दिया गया। जेल के जो अधिकारी थे उनको वहाँ लेटर दिया गया तक हमें स्वामी जी से मिलने दिए जाए, लेकिन उसको अस्वीकार किया गया। शांति कुमार उर्फ मुन्ना, मोतीलाल ड्राइवर, बालमुकुंद तिवाड़ी, जगन्नाथ सिंह वगैरह स्वामी जी के दर्शन हेतु प्राय आने जाने लगे। कभी कभी जब स्वामी जी जेल के गेट के निकट आते रहे तो उनसे किसी की कुछ बातें भी हो जाती थीं। अब दिनांक 14 जुलाई 1975 को विशेष रूप से शांति कुमार, शिवमूर्त यादव, जगन्नाथ सिंह, भूपचंद भट्ट और राजरानी भट्ट से बात हुई। शांति कुमार ने स्वामी जी को उनके मथुरा आश्रम पर पुलिस तथा इनकम टैक्स अधिकारी के छापा पड़ने तथा आश्रम को पुलिस के नियंत्रण में लेने का सब हाल और सभी जरूरी बातों बताया। 2 सप्ताह तक ऐसा ही रहा। स्वामी GDIR में C क्लास जेल में बंद रखे गए। आगरा जेल के सेंट्रल जेल के अधीक्षक को प्रेमियों ने विश्व प्रसिद्ध बाबा जय गुरुदेव को उच्च श्रेणी में रखने के लिए पत्र दिया, लेकिन उनको 2 सप्ताह तक C श्रेणी जेल में ही रखा गया। जेलर ने एक दिन बताया कि उनकी व्यवस्था है क्योंकि बाबा जी को C श्रेणी में ही रखने का आदेश ऊपर से मिला है। तब देश के कई जिलों में रहने वाले अनेक सत्संगियों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को निरपराध बाबा जय गुरुदेव को जेल से रिहा करने के लिए रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परंतु कुछ दिन बाद बाबा जय गुरुदेव को बाद C श्रेणी बैरक में से निकालकर सुपीरियर क्लास के बैरक में भेज दिया गया। ये कृपा वहाँ के जो जेलर थे उनके द्वारा की गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाबा जय गुरुदेव को जेल से रिहा करने के विषय में जब उनके प्रेमियों द्वारा भेजे गए पत्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिला तो आगरा जेल में बंद जय गुरुदेव बाबा पर और अधिक कड़ाई किया गया। उनको DIR में 2 सप्ताह बंद किए जाने के बाद उनके ऊपर मीसा का कानून लगा दिया गया और 18 जुलाई 1975 से उनको तन्हाई में बंद कर दिया गया। तारीख याद रखना, 18 जुलाई 1975 को तन्हाई में। इसके अनुसार इनको 6 × 12 फीट आकार के सीलनुमा युक्त एक ऐसे तंग कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें ना ही तो हवा आने के लिए कोई खिड़की थी और ना ही तो इस कमरे में की तरफ से सूरज का प्रकाश आता था। दिनांक 18 जुलाई 1975 को वह सिपाही जगदीश स्वामी जी को देने के लिए राजरानी द्वारा भेजा गया टिफिन लाया तो वे अपने बैरक में नहीं मिले। 18 जुलाई 1975 को जब वो जगदीश सिपाही बाहर से राजरानी द्वारा दिया गया सामान गुरु महाराज देने के लिए आ गया तो वहाँ वो पहले वाले बैरक में नहीं मिल पाए
तब उसने गोपनीयता से पता लगाया और उनको तन्हाई के कमरे में बंद किया हुआ पाया। बाहर आने पर उसने राजरानी भट्ट को स्वामी जी को तन्हाई में बंद किए जाने का समाचार बताया और उसने कहा कि अब स्वामी जी से संपर्क करना कठिन होगा। देश भर के पूरे सत्संगियों को बाबा जय गुरुदेव को तन्हाई में बंद किए जाने का समाचार पाकर भारी कष्ट पहुंचा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जुल्म के प्रति आक्रोश उभर पड़ा। इस तरह से स्वामी जी को छोटी कोठरी में बंद कर दिया गया और धीरे धीरे सभी प्रेमियों के समाचार मिलता गया और इंदिरा के खिलाफ ये आक्रोश बढ़ता गया। जगह जगह के प्रेमी स्वामी जी का दर्शन पाने की इच्छा से वो जो आगरा जेल के गेट के पास पहुंचे थे उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता था। स्वामी जी महाराज के दर्शन और उनके बाद व्यवहार से जेलर तथा जेल के कर्मचारी उनका श्रद्धा से सम्मान करते थे, लेकिन मजबूरी में अपनी नौकरी बचाने के लिए उनको तन्हाई में बंद करके रखने का दंडात्मक कार्रवाई करना पड़ता था। फिर भी तन्हाई में बंद करके रखते हुए भी उनको जेलर ने कुछ जरूरी बातों की छूट दे रखी थी। भूपचंद भट्ट जैसे कुछ खास सत्संगियों ने गुप्त रूप से सिपाही जगदीश के माध्यम से स्वामी जी से संपर्क बना रखा था। सत्संगी प्रेमियों के सेवाओं से जेलर तथा सिपाही संदेश भाग जगदीश वगैरह खुश रहते थे। जो सत्संगी वहाँ जाते थे उनके जो संदेश भाग जगदीश वगैरह थे सभी वहाँ खुश रहते थे क्योंकि हमारे सत्संग का जो व्यवहार था बहुत अच्छा था। इस तरह पहले की तरह से ही स्वामी जी के पास उनके ज़रूरत की खाने पीने पहनने की चीज़ें पहुँचती रहीं और संदेश का आदान प्रदान भी वहाँ होने लग गया। स्वामी जी शौच आदि के दैनिक क्रिया हेतु कमरे से बाहर निकल कर जाते थे तो थोड़ा इधर उधर टहल भी लेते थे। वापस आकर उनको उनके तन्हाई वाले कमरे में बंद करके ताला भी लगा दिया जाता था ताकि अन्य किसी को उसके बाहर निकलने के बारे में पता नहीं चले। उनके जेलर द्वारा दी गई छूट के प्रति किसी को कोई शंका नहीं हो पाए। कभी कभी बाबा जय गुरुदेव को दिए गए तन्हाई की स्थिति के बारे में जेल अधीक्षक को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को डीएम के माध्यम से सूचना भी देना पड़ता था। 75 दिन तन्हाई में बाबा जय गुरुदेव को बंद करने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश आने पर पहली बार अक्टूबर 1976 को तन्हाई में से निकाल दिया गया। वे खुले हवा में एक कमरे में रहने लगे। यानी ये 18 जुलाई 1975 को तन्हाई में बंद कर दिया गया और अक्टूबर 76 को तन्हाई से निकाल करके उनको थोड़ा खुले में कमरे में रखा गया। जगदीश सिपाही ने इसकी सूचना बाहर आकर राजरानी को दे दिया। 2 अक्टूबर 1976 को प्रेमियों को यह समाचार मिल गया। सबको थोड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह से आगरा के सेंट्रल जेल में बंद रहते हुए बाबा जय गुरुदेव को 16 महीने बीत जाने के बाद 4 अक्टूबर 1976 को जगदीश सिपाही ने बाहर आने पर भूपचंद भट्ट और राजरानी जी को बताया कि यह आगरा का जेल अब टूटने वाला है, इसलिए यहाँ से कुछ कैदियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाबा जय गुरुदेव को भी यहाँ से किसी अन्य जिले में भेजा जा सकता है। पूरी सूचना 1-2 दिन में मिल जाएगा तो बता दूंगा। फिर दूसरे दिन उसने पता लगाकर राजरानी जी को बताया कि 9 अक्टूबर 1976 को बाबा जय गुरुदेव को बरेली के सेंट्रल जेल में भेजने के लिए आर्डर बना आया है। यानी 9 अक्टूबर 1976 को गुरु महाराज को बरेली की सेंट्रल जेल भेजने के लिए आर्डर बना है। उनको 9 अक्टूबर 1976 को यहाँ से बरेली भेज दिया जाएगा। ये पक्की सूचना है। जब जरूरी कागज बन गया है, जगदीश ने जब यह सूचना दिया तो कुछ उदास सा हो रहा था, लेकिन फिर उसने भूपचंद भट्ट से कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, बरेली जेल में मेरा एक खास सिपाही है, मेरे साथ का है, उसका नाम पता नोट करा दे रहा हूँ, उससे आप गुप्त रूप से मिल लीजिएगा। वह वहाँ भी बाबा जय गुरुदेव की आपका संदेश तथा सामान का आदान प्रदान गोपनीयता से करता रहेगा। मैं उसको सब बता दूंगा। उसको लोग भोला कहकर बुलाते हैं। ऐसा समाचार पाने पर भूपचंद भट्ट ने खास जिम्मेदार सत्संगियों को खबर करके बता दिया है कि जिलों में खबर पहुंचा गई कि स्वामी जी को आगरा से बरेली 9 अक्टूबर 1976 को भेजा जाएगा। ऐसी खबर पाते कुछ सत्संगी पुलिस से छिपते छिपाते स्वामी जी का एक झलक दर्शन पाने का अभिलाषा से 7 अक्टूबर से को ही आगरा जेल के गेट पर पहुंचने लगे। वे गेट के पास ताकते रहते थे कि कब स्वामी जी निकले और कब उनका दर्शन मिले। राजरानी भट्ट भूपचंद भट्ट द्वारा 2 किलोमीटर दूर बनाए गए झोपड़ी में छुपकर रहते हुए भी गोपनीयता और सतर्कता बरती जा रही थी। 8 अक्टूबर 1976 को भूपचंद भट्ट, राजरानी भट्ट तथा जगन्नाथ सिंह गाजीपुर वाले की स्वामी जी से भेंट हो गई तो स्वामी जी ने बरेली जाने के बारे में प्रोग्राम बता दिया था और आगरा से लोगों को कब कैसे पीछे चलना है ये सब बता दिया। आदेश पाकर ये लोग कल स्वामी जी के साथ पुलिस वालों के पीछे चलने की योजना के
लिए तैयारी में लग गए। जगन्नाथ सिंह ने आगरा से एक मोटर गाड़ी किराए पर ले लिया और उस गाड़ी में काढ़ा वाला चाय का पैकेट, दूध, चाय बनाने का बर्तन, कुल्हड़ और स्टोव तथा उनको जलाने हेतु केरोसिन तेल वगैरह तथा बहुत सा फलों की टोकरी रख लिया। बलवंत सिंह देवरिया वाले भी वहां पहुंच गए थे। वे जगन्नाथ सिंह के साथ चलने का प्रोग्राम बनाने के लिए राजरानी जी से रात भर में कल रास्ते के लिए भोजन सामग्री, पूड़ी, सब्जी वगैरह बहुत ढेर सा तैयार करने कई झोलों में भरकर अपने गाड़ी में रख लिया। पीने का शुद्ध पानी तथा बहुत सा कुल्हड़ तथा पत्तल का दोना भी गाड़ी में रख लिया। राजरानी ने गाड़ी में चलने के लिए सीआईडी वाले राम सजन पांडे, गोड़ा, चंद्रवाल लखनऊ और सजन भट्ट गोरखपुर को तैयार हुए। रात भर में सबकी पूरी तैयारी सतर्कता और गोपनीयता से कर लिया गया। पुलिस वालों को इन बातों का कुछ भी भनक नहीं लगा। ये हमारे प्रेमी तैयारी कर रहे हैं बरेली जाने के लिए। जय गुरुदेव। 9 अक्टूबर 1976 कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा दिन शनिवार को सुबह से ही बाबा जय गुरुदेव के अनेक प्रेमी सत्संगी आगरा जेल सेंट्रल जेल के गेट पर उनका दर्शन पाने की इच्छा से पहुंचने लगे और 9:30 बजे तक करीबन 200 लोग पहुंच गए। राजरानी ने अपनी गाड़ी गेट से थोड़ा दूर हटकर खड़ी कर दी थी। थोड़ी देर बाद जगन्नाथ सिंह ने भी अपनी गाड़ी जेल के गेट से दूर खड़ी कर लिया। सभी लोग स्वामी जी के जेल से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग 9:30 बजे आगरा जेल में 458 दिन, 16 महीने, 1 सप्ताह, दिनांक 29 जून 1975 से 8 अक्टूबर 1976 तक स्वामी जी को बंद रखने के बाद बरेली जेल में भेजने के लिए निकाला गया। पुलिस के पहरेदारी में ही स्वामी जी जेल के गेट से बाहर आए। ये ध्यान रखें आप, आगरा जेल में 498 दिन यानी 16 महीने, 1 सप्ताह, दिनांक 29 जून 75 से 8 अक्टूबर 1976 तक स्वामी जी को बंद रखा गया आगरा जेल में। उनको देखते ही आगे कह रहे हैं कि पुलिस के पहरेदारी में ही स्वामी जी जेल के गेट से बाहर आए। उनको देखते ही उनके सत्संग प्रेमी जय गुरुदेव जोर से बोले। पुलिस ने कुछ नहीं कहा। प्रेमियों के अश्रु भरे नेत्रों को देखकर लगभग 1 घंटा गेट के बाहर रुके रहे। लगभग 200 सत्संगी जो खड़े थे स्वामी जी के थोड़ा करीब आ गए और निहार कर दर्शन किए और सबके आंसू उस समय बह रहे थे। एक सत्संगी कुछ मीठा स्वामी जी के सामने रखा तो स्वामी जी ने उनको स्पर्श करके उनको प्रसाद दे दिया। दिन में 11:15 बजे स्वामी जी को एक पुलिस की मिनी पिकअप बस में बैठा गया। उसके पीछे एसपी इंटेलिजेंस की गाड़ी लगी और उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी लगी जिसमें कुछ आगरा से ट्रांसफ़र करके बरेली भेजे गए जाने वाले कैदी भी बैठे हुए थे। 11 बजे ये तीनों गाड़ियां वहां से चलीं। सत्संगी प्रेमी जन ऐसा देखकर रोने लगे तो स्वामी जी ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए उन्हें सांत्वना दिया। जय गुरुदेव। यह तीनों गाड़ियां आगे गईं तो यहाँ से राजरानी जी की गाड़ी को उनके पीछे लगा दिया गया और उनके गाड़ी के पीछे जगन्नाथ सिंह ने अपनी गाड़ी लगा दिया। इस तरह ये लोग स्वामी जी के साथ उनके पीछे चलने लगे। स्वामी जी ने इन प्रेमियों राजरानी जी की गाड़ी और जगन्नाथ सिंह जी की गाड़ी के बारे में एसपी को बता दिया कि ये लोग बरेली तक साथ चलकर वापस चले आएंगे। एसपी ने अपनी स्वीकृति दे दिया। जब ये पांचों गाड़ियां एक के पीछे एक आगे चलने लगीं, कुछ दूर जाने के बाद जगन्नाथ सिंह की गाड़ी खराब हो गई। उसको स्वामी जी ने देख लिया तो रुककर जगन्नाथ सिंह को पास बुलाकर कहा कि इधर से एक शॉर्टकट रास्ता गया है, अपनी गाड़ी ठीक करवाकर उसी रास्ते से आ जाना, आगे इसी रास्ते में मिल जाओगे, थोड़ी जल्दी करना। एसपी ने भी जगन्नाथ सिंह की गाड़ी को खराब होते देखा। जल्दी अपनी गाड़ी का मरम्मत करवाकर स्वामी जी द्वारा बताए गए शॉर्टकट रास्ते से चलकर जगन्नाथ सिंह उन गाड़ियों के पीछे लग गए। एसपी ने जब यह देखा तो कहा कि यह तो वही गाड़ी है जो रास्ते में खराब हो गई थी, कैसे इतनी जल्दी ये लोग साथ में पहुंच गए। तो जगन्नाथ सिंह ने कहा कि साहब, यह जय गुरुदेव भगवान की कृपा है। गाड़ियां आगे चलती गईं और आगे चलने पर कासगंज में इंटर कॉलेज के गेट पर पुलिस ने गाड़ी को रोका। सभी लोग वहां रुक गए। स्वामी जी ने तब भूपचंद भट्ट से कहा कि अरे कुछ साथ में लाए हो। तो स्वामी जी का इशारा पाकर राजरानी ने झोला में से भोजन की सामग्री, पूड़ी, सब्जी वगैरह कागज में प्लेटों से निकाल कर सबको देना शुरू कर दिया। पहले स्वामी जी महाराज को दिया, इसके बाद चंद्रभान सिंह, सीआईडी पांडे, जगन्नाथ सिंह वगैरह सब लोग भोजन का प्लेट उठाकर गाड़ियों में जितने भी लोग थे सभी पुलिस वालों को और सभी कैदियों को दिला दिया।
सब लोगों ने छक करके बहुत प्रसन्नता से भोजन किया और पानी पिया। फिर जगन्नाथ सिंह जी ने टोकरी में से निकाल कर सभी लोगों को फल दिया। सभी लोगों ने फल को ग्रहण किया। पुलिस के एसपी और पुलिस वाले भी भोजन पाकर तृप्त हो गए। स्वामी जी को वहाँ देखकर आपस में रहने वाले सत्संगी भी दौड़ दौड़ कर पहुँच गए और दर्शन करने लगे। उसी वक्त इंटर कॉलेज के बच्चों की छुट्टी हो गई तो सभी बच्चे छात्र वहाँ आ गए और खुशी में जय गुरुदेव बोलने लगे। देखिए बच्चों में कितनी अच्छी वहाँ भावना रही होगी कि बच्चे भी इंटर कॉलेज से बाहर निकल कर जय गुरुदेव बोलने लगे। धन्य है गुरु आपके लिए। तथा हाथ जोड़कर गुरु महाराज को प्रणाम करने लगे। पुलिस वालों के सामने ही सभी प्रेमियों से वहाँ स्वामी जी ने बात किया, सबको आशीर्वाद दिया और बोले कि घबराओ नहीं, अब जल्दी ही समय बदलेगा, धीरज रखना। यह दृश्य देखकर पुलिस वाले आश्चर्य में थे। लगभग 2 घंटा वहाँ गाड़ियाँ रुकी रहीं। यहाँ से आगे चले तो यहाँ से एसपी इंटेलिजेंस ने स्वामी जी को अपने वायरलेस सेट वाली गाड़ी में बैठा लिया। फिर गाड़ियाँ आगे चलीं और आगे चलने पर पुलिस ने सोरों बैरियर पर गाड़ियों को रोका। सोरों की जनता ने वहाँ जय गुरुदेव बाबा को पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए देखा तो जय गुरुदेव का नारा लगाते हुए वे उनके गाड़ी के निकट आ गए। बाबा जय गुरुदेव के जाने की हवा तेजी से फैल गई। थोड़ी देर ही वहाँ गाड़ी रुकी रही। जब आगे चलने को हुआ तो स्वामी जी ने इशारे से जगन्नाथ सिंह को पास बुलाया और उनसे बोले कि तुम लोग यहाँ से गाड़ी आगे ले जाओ और बंदायू के पेट्रोल पंप के पास सबके लिए चाय पिलाने का इंतजाम करना। स्वामी जी का आदेश पाकर जगन्नाथ सिंह और भूपचंद भट्ट ने दोनों लोगों ने अपनी गाड़ी लेकर आगे चले गए। इसके बाद पुलिस को तीनों गाड़ियां आगे चलीं और आगे चलकर फिर बंदायू के पेट्रोल पंप पर उनकी गाड़ियां रुकीं। जगन्नाथ सिंह राजरानी भट्ट ने वहाँ स्वाद वाला काढ़ा बरा वाला आयुर्वेदिक चाय बनाया। फिर चंद्रभाल, राम सज्जन पांडे, भूपचंद भट्ट वगैरह सभी लोगों ने कुल्हड़ में निकाल कर सभी को चाय दिया। चाय के साथ शुद्ध नमकीन भी दिया। स्वामी जी महाराज ने भी वहाँ चाय ग्रहण किया। लगभग 1-1.5 घंटा वहाँ गाड़ियाँ रुकी रहीं। स्वामी जी ने कहा कि फिर चाय सबको पिलाओ। बड़े प्रसन्नता के साथ फिर दोबारा चाय बनाई गई और सबको पिलाया गया। दोबारा चाय पीने के बाद एसपी साहब ने कहा कि ऐसी चाय तो मैंने जीवन में पहली बार पिया है, कहीं बाहर ऐसी चाय नहीं मिलती है। तब बड़े खुशी से राजरानी भट्ट ने तीवारा चाय बनाया और जगन्नाथ सिंह, चंद्रभाल, भूपचंद भट्ट वगैरह सभी लोगों को लोग लग करके सभी लोगों को कुल्हड़ में चाय दिया। पुलिस के एसपी सहित सभी लोगों ने प्रसन्नता से चाय पिया। स्वामी जी भी प्रसन्न थे। चाय पीने के बाद सभी गाड़ियां आगे चलीं। उस वक्त 5:30 बजे शाम हो गया था। निरपराध जन जन के प्रिय बाबा जय गुरुदेव को कैदी के रूप में देखकर और उनके प्रेमियों का निस्वार्थ सेवा भाव देखकर पुलिस वाले भी उस वक्त रोने लग पड़े। जय गुरुदेव। यहाँ से जब आगे गाड़ियाँ चली तो फिर रास्ते में कहीं नहीं रुकी, सीधे चलती गईं और 8:30 बजे रात को बरेली शहर में प्रवेश कर गईं। तब स्वामी जी ने गाड़ी रुकवाया और राजरानी भट्ट और जगन्नाथ सिंह की गाड़ियों में बैठे हुए लोगों से बोले कि आप लोग अब यहीं से वापस लौट जाइए, सत्संगी भजन करें, धीरज धरें, काम जल्दी होगा। स्वामी जी ने ऐसा कहकर सबको आशीर्वाद दिया। आदेश पाकर दोनों गाड़ियों के लोग उस रास्ते से अलग रास्ते पर चले गए। स्वामी जी को एसपी इंटेलिजेंस अपने गाड़ी में बैठाए हुए आगे बरेली के सेंट्रल जेल इज्जत नगर के द्वार पर पहुंचे। उनके साथ पुलिस की 2 गाड़ियां रहीं। ये तीनों गाड़ियां रात के 9:30 बजे जेल के भीतर प्रवेश कर गईं। जेल के अंदर स्वामी जी को पुलिस ने पहुंचा दिया। फिर आवश्यक कागजाती कार्रवाई करके बरेली जेल के जेल अधीक्षक जेलर को बाबा जय गुरुदेव स्वामी जी को सौंप दिया गया। ऊपर के निर्देशानुसार यानी भारत सरकार की प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बाबा जय गुरुदेव को तन्हाई के कमरे में भेज दिया गया, किंतु कमरे में यहाँ ताला नहीं लगाया गया। जेल अधीक्षक द्वारा बरेली के डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को बरेली के सेंट्रल जेल में तन्हाई के बंद कर दिए जाने की सूचना दे दी गई। स्वामी जी को छोड़कर उनके आदेश से बरेली से जगन्नाथ सिंह, चंद्रभाल, बलवंत सिंह वगैरह आप वापस अपने अपने जिलों में चले गए और भूपचंद भट्ट, राजरानी भट्ट और सच्चिदानंद भट्ट इज्जत नगर मोहल्ले में बस्ती जिले के ही मूल निवासी सत्संगी यंत्री प्रसाद चौधरी जो इज्जत नगर के रेलवे कारखाना के कर्मचारी थे के क्वार्टर पर चले गए और वहाँ रुके। उनका क्वार्टर बरेली सेंट्रल जेल के निकट था और पुलिस वालों के छापा से सुरक्षित था, इसलिए
यंत्री प्रसाद चौधरी के क्वार्टर को ही प्रेमियों के ठहरने का केंद्र बना गया। राजरानी भट्ट वहीं से स्वामी जी के लिए भोजन वगैरह भेजने के लिए उचित स्थान समझकर वहीं रहने का निश्चय कर लिया और वहीं वे रहने लगे। इस प्रकार ये बरेली गुरु महाराज पहुंच चुके हैं। प्रेमियों को जब यह पता चला कि बाबा जय गुरुदेव को अब बरेली जेल में बंद किया गया है तो भिन्न भिन्न जिलों के प्रेमी छिपते छिपाते बरेली जेल के गेट पर पहुंचने लगे, लेकिन वहां स्वामी जी का दर्शन नहीं मिलता था और किसी भी व्यक्ति को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दिया जाता था। तब निराश होकर के प्रेमी सत्संग लौटाते थे। स्वामी जी के बरेली जेल में 9 अक्टूबर 1976 के रात में 9 बजे से बंद होने के बाद से उनका कोई हाल नहीं मिलने से राजरानी भट्ट बेचैन हो रही थी, क्योंकि वे स्वामी जी को बाहर से भोजन पहुंचाना चाहती थी। इस बरेली में गुरु महाराज को 9 अक्टूबर 1976 रात को वहां भेजा गया है, ध्यान रखना। भोजन पहुंचाना चाहती थी। उसके बाद तब उन्होंने, जैसा कि आगरा जेल का सिपाही ने उनको बताया था, उन्होंने भोला नाम के सिपाही का पता लगाना शुरू किया और जब उनसे भेंट हो गई तो उन्होंने उनसे बाहर को से भोजन वगैरह ले जाकर गुप्त रूप से जेल में बाबा जय गुरुदेव को देने तथा उनसे संदेशों का आदान प्रदान की सेवा करने के बारे में बात किया। भोला से जब बात पक्की हो गई तो राजरानी स्वामी जी के लिए टिफिन में भोजन वगैरह ले जाती और भोला के द्वारा स्वामी जी के पास पहुंचा देती। भोला टिफिन स्वामी जी के तन्हाई वाले कमरे में रख देता था और कुछ देर बाद वहां से खाली टिफिन ले आकर राजरानी जी को दे देता था। अगर कोई पत्र भेजा जाता रहा तो स्वामी जी उस पर उसका जवाब लिख देते रहे। टिफिन में रखकर इस संदेश का आदान प्रदान गोपनीयता से करते थे। इस प्रकार स्वामी जी जेल में से पत्र द्वारा हम लोगों को सूचना देते थे। बरेली जेल में स्वामी जी के पास ही स्वामी जी को जानने वाले दलगंजन सिंह एडवोकेट जालौन वाले, भवानी सिंह गौतम एडवोकेट हमीरपुर वाले, गुलाब सिंह परिहार अध्यापक हमीरपुर वाले और छत्तर सिंह खन्ना आपातकाल के उल्लंघन में बंद रहे। बाद में 2 सत्संगी संतराम वर्मा फैजाबाद और राम बीज वर्मा फैजाबाद के जेल से ट्रांसफर होकर बरेली जेल में आ गए तो स्वामी जी के सन्निकट रहने लगे। इन दोनों लोगों को जब भी मौका मिलता वे स्वामी जी की सेवा करते थे। सुबह के समय जब शौच निवृत्ति के लिए बाहर आते थे तो थोड़ा टहलते थे और मुंह वगैरह धोने के बाद स्वयं चाय बनाते थे। वहाँ चम्मच नहीं था तो चाय में चीनी डालकर एक लकड़ी के छोटी डंठल से चाय में चीनी मिलाते रहते थे। जब चाय तैयार हो जाता तो स्वामी जी इन सभी से कहते कि आओ चाय तैयार है, जनता चाय पी लो। जब ये सभी कैदी लोग अपना मग कप लेकर स्वामी जी के पास आकर चाय प्राप्त करते थे और उनका प्रसाद समझकर श्रद्धा से पीते थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 19 अक्टूबर 1976 को रायबरेली और लखनऊ भ्रमण पर आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने बाबा जय गुरुदेव के हाल के बारे में जानकारी लिया। वापस दिल्ली जाने से पूर्व प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री से कुछ गुप्त बात हुई। चूँकि उन दिनों जिलों में बाबा जय गुरुदेव के सत्संग प्रेमी इंदिरा गांधी आपातकाल और नशबंदी के विरोध में रोज ही निर्भीकता से प्रचार कर रहे थे। उन सत्संगियों को बुरी तरह से पुलिस वाले बांटते पीटते थे तथा जेल में बंद कर देते थे। इससे प्रधानमंत्री को उनके सरकार को खतरा लग रहा था। इसलिए जैसा कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कांग्रेस सरकार के विरोधी विचार वाले प्रमुख व्यक्ति को अपने रास्ते से ही हटा देने का इतिहास रहा है, बाबा जय गुरुदेव को ही खत्म कर देने की नियत से अति गोपनीयता की योजना बनाई गई। देखिए प्रेम, यहाँ गौर से सुनना, गुरु महाराज को जेल में किस प्रकार मारने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार गुरु महाराज को इमरजेंसी में दुख देते रही और इंदिरा गांधी बार बार उनको परेशान करने लगी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इसके तहत बाबा जय गुरुदेव को एक व्यक्ति की हत्या का आरोपी बनाया गया। इसके लिए जो भी पुलिस को कागज बनाने थे वे सब एक ही दिन में तैयार कर लिया गया और अगले दिन 20 अक्टूबर 1976 को पौ फटते ही सूर्योदय होने के लगभग 1.5 घंटा पहले जेलर ने बाबा जय गुरुदेव को उनके कमरे में से अपने साथ लवाकर चुपचाप एक अलग कमरे में लगा लिया गया। उस कमरे में एक पुलिस का अधिकारी खड़ा था। उसके बगल में थोड़ा हटकर एक कुर्सी पर जज बैठे थे। पुलिस वाले के ठीक पास में एक सामान्य आदमी खड़ा था। जज ने अपने हाथ में एक फाइल लिया था। जेलर बाबा जय गुरुदेव को जज के सामने खड़ा करके पीछे हट गया। तब जज ने उस साधारण आदमी जिसको पुलिस वाले ने चमसदीद गवाह बनाया था से पूछा, क्या तुम इस आदमी यानी बाबा जय गुरुदेव को पहचानते हो?
तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैंने इनको भी कभी नहीं देखा है, मैं इनको पहचानता नहीं हूँ। इस पर जज ने कहा कि जब चश्मे गवाह इनको जानता पहचानता ही नहीं है तो केस ख़त्म। इस प्रकार वो गुरु महाराज को फांसी देने का जो आरोप लगाया गया था कि किसी को मार दिया गया है, वो जज के द्वारा ही खारिज कर दिया गया। ऐसा कहकर जब जज उठकर चल गए, फिर जेलर ने स्वामी जी को अपने साथ ही लिवाकर फिर जेलर ने स्वामी जी को अपने साथ ही लिवाकर उनको उनके कमरे में पहुंचा दिया। इस तरह से बाबा जय गुरुदेव को हत्या के केस में फंसाकर फांसी देने की जेल में ही स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई कराकर आदेश कराकर जेल में ही फांसी देने की योजना बनाई गई थी। देखिए गुरु प्रेमियों, कितना वहाँ गुरु हमारे साथ में अन्याय हो रहा था आगे, किंतु उनकी यह योजना कामयाब नहीं हो पाई। यह पूरी कार्रवाई इस तरह से कराया गया कि किसी व्यक्ति को इसकी भनक नहीं लग जाए। बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों को भी षड्यंत्र का पता उस वक्त नहीं चल सका। अन्य कैदी भी इस घटना से अनजान थे। इस घटना को स्वयं जेल से छूटने के बाद बाबा जय गुरुदेव ने स्वयं इस आबिती को लोगों को बताया था। इस योजना की असफलता को सूचना पाकर मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की स्थिति चिंतनीय हो गई, क्योंकि वे इंदिरा गांधी द्वारा बताए गए इस काम को नहीं करा पाए थे। आपातकाल में प्रधानमंत्री द्वारा जब जय गुरुदेव के सत्संगियों को, जो उनकी सरकार के क्रूरतात्मक कारनामों के खिलाफ अनवरत प्रचार कर रहे थे, CID और पुलिस द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दंडित किया जाने लगा। बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों में से एक सत्संगी सच्चिदानंद श्रीवास्तव, जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी थे, वे गुप्त रूप से रुपई डीहा बहराइच नेपालगंज बॉर्डर के रास्ते से नेपाल जाकर ऋण लगे थे और उन्होंने वहीं से इंदिरा गांधी के क्रूरतापूर्वक कार्रवाई तथा बाबा जय गुरुदेव की इंदिरा सरकार के लिए कही गई भविष्यवाणी को पत्र के माध्यम से लंदन, जापान, अफ्रीका, जर्मनी, चीन आदि विदेश के राष्ट्राध्यक्षों को जानकारी देते रहे। और वाराणसी के डॉक्टर गुलाल श्रीवास्तव, देवरिया वाले बलवंत सिंह तथा लखनऊ के चंद्रभाल वीरगंज के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहुंचकर वहां के अखबारों में भारत में लागू आपातकाल के नागरिकों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे अमानवीय व्यवहार तथा बाबा जय गुरुदेव की कई बातों को प्रकाशित कराए तथा वहाँ BBC लंदन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जब बाबा जय गुरुदेव को फांसी की सजा दिलवाकर उनको जान से मारने के षड्यंत्र में सफल नहीं हो सके और उनके शिष्यों को कठोरतम अमानवीय दंड पुलिस द्वारा दिलवाने के बाद भी इमरजेंसी के खिलाफ देश भर में प्रचार करने से रोक नहीं सके, तो 21 अक्टूबर 1976 को दिवाली के त्यौहार में उन्होंने बरेली के जेल अधीक्षक को वायरलेस से आदेश दिया है कि बाबा जय गुरुदेव को डंडे वाली बेड़ी तत्काल आज ही लगा दिया जाए। आदेश पाकर जेलर अपने मन से नहीं चाहते हुए भी विवश होकर बाबा जय गुरुदेव को डंडे वाली बेड़ी पहनाने के व्यवस्था में लग गए। किसी को बाबा जी को डंडे वाली बेड़ी पहनाने जाने की खबर नहीं लग जा सके। इसके लिए दिवाली के त्यौहार के समय छोटी दिवाली दिनांक 21 अक्टूबर 1976 दिन गुरुवार को आधी रात में जेलर ने बाबा जय गुरुदेव को अपने पास बुलाया और उनको लोहार खाना में ले गया। जेलर ने इनको लोहार खाना के कारीगर से इनको डंडे वाली लोहे की बेड़ी पहनाने के लिए कहा। तब लोहे की 4 किलो वजन की डंडे वाली बेड़ी बाबा जय गुरुदेव को पहना दिया गया। बाबा जय गुरुदेव ने जेलर से पूछा कि मेरा अपराध क्या है कि मुझे इतना कष्टदायक बेड़ी पहनाया है। तब जेलर ने उनसे इतना ही कहा है कि यह ऊपर का यानी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का आदेश है, आपको बेड़ी पहनाकर तैनाई में रखना मेरी विश्वस्तता है। फिर भी मेरी तरफ से आपको अपने कमरे में से इच्छानुसार बाहर जेल में ही घूमने टहलने की छूट रहेगी। मुझे आप जैसे महात्मा को दिवाली के त्यौहार में बेड़ी पहनाने का बहुत दुख है। इसके बाद जेलर ने बाबा जय गुरुदेव को लोहार खाना से साथ में लेवाते हुए उनके कमरे में पहुंचा दिया और चला गया। रात बीतने के बाद दिन होने पर जेल में बंद अन्य सत्संगी तथा अन्य लोगों ने स्वामी जी को कार्तिक मास की अमावस्या दिवाली पूजा के दिन 22 अक्टूबर को लोहे के डंडा वाली बेड़ी में बांधा हुआ देखा तो सभी सैर उठे और मन ही मन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को कोसने लगे। सबके हृदय से आहे के साथ अब कुछ होगा,
का आंतरिक उद्घोष हो रहा था। दिन में जब सिपाही भोला टिफिन लेकर स्वामी जी के कमरे में पहुंचा तो उनको इस दशा में देखकर वह अचरज से भर गया। जेल में से बाहर जाकर वह राजरानी और भूपचंद जी को बाबा जय गुरुदेव को उन्होंने डंडे वाली बेड़ी लगी होने वाली बात को बताया। तब यह समाचार सभी जिलों में आग की तरह से फैल गया। सरकार की पुलिस द्वारा किए जा रहे हर तरह के अत्याचार को बर्दाश्त करते हुए सत्संगी नारी जोर शोर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हटाओ, आपातकाल हटाने, नशबंदी एवं गौ हत्या और भ्रष्टाचार बंद करने तथा जेल में बंद किए गए नेताओं और बाबा जय गुरुदेव को जेल से छोड़ने के लिए आंदोलन हो गए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके पुलिस वालों की नींद हराम हो गई। बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों ने निवेदन पर प्रधानमंत्री ने कोई भी विचार नहीं किया और जिन प्रेमियों ने पत्र भेजा था उन प्रेमियों को पकड़ पकड़ कर पुलिस वाले अमानवीय क्रूर अत्याचार करने लगे। देश में तब जनता का आक्रोश देखकर प्रधानमंत्री ने बाबा जय गुरुदेव के पास अपने किसी खास आदमी को बरेली जेल में भेजकर कहलवाया कि आपके आदमी देश भर में मेरे कांग्रेस सरकार के विरोध में आपातकाल में अपने जीने मरने की परवाह नहीं करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। आपको देश हित में उनको मना करना चाहिए। तब स्वामी जी ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी से जाकर बता दो कि मुझे तो उनके आदेश से जेल में बेड़ी पहनाकर बंद करके रखा गया हो है। मुझे बाहर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं। अभी तुम मुझको मिलने के लिए मेरे किसी प्रेमी को इजाज़त नहीं दिया गया है। अगर मैं बाहर होता तो कुछ करता। प्रधानमंत्री को बाबा जय गुरुदेव का जवाब मिल गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से बाबा जय गुरुदेव के संबंध में आगे कार्रवाई करने की योजना पर गोपनीय विचार विमर्श किया। उन्होंने बाबा जय गुरुदेव को कांग्रेस सरकार के पक्ष में कराने के लिए उनको और अधिक कठोर दंड देने तथा उनको लोभ लालच देने का विचार किया। स्वामी जी को डंडे वाली बेड़ी में बंधा रहने से शारीरिक तकलीफ बहुत बढ़ गई। उनके घुटने में दर्द, उनके अंडकोशों में दर्द, दांतों में पीड़ा और अनेक तरह की शारीरिक तकलीफ होता रहा। स्वामी जी ने अपने शारीरिक तकलीफ के इलाज के लिए बरेली जेल के अधीक्षक जेलर को पत्र दिया, लेकिन उनके इलाज के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं किया गया और ना ही तो किसी प्रकार की कोई दवा दी गई। तब बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों द्वारा को हत्या बंद करवाने के लिए विनोबा भावे के नेतृत्व में एक सभा कराने का निर्णय लिया गया, जिसको लाखों जय गुरुदेव के भक्तों की उपस्थिति में विनोबा भावे को आमरण अनशन करना था। बाबा जय गुरुदेव के भक्तों द्वारा इस आशय के हजारों पर्चे प्रेमियों ने लोगों में बांटा। ऐसी सूचना पाते ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विनोबा भावे के पवनार आश्रम पहुंची और उन्हें वार्ता की। संत विनोबा भावे इंदिरा गांधी के भय से विचलित हो गए और उन्होंने गो हत्या बंद करवाने हेतु 11 दिसंबर 1976 को आमरण अनशन करने का विचार त्याग दिया। दंड पाने के डर से या लोकवश विनोबा भावे ने अनशन करने का विचार ही नहीं बदला, बल्कि वे आपातकाल को कांग्रेस का सही कदम बताने लगे और वे आपातकाल को अनुशासन पर्व कहने लगे। इस तरह से इंदिरा गांधी ने विनोबा भावे को अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद बाबा जय गुरुदेव के शिष्यगण अपने तरीके से गौ हत्या के विरोध में, जबरिया नशबंदी के विरोध में, आपातकाल हटाने के लिए और बाबा जय गुरुदेव को जेल से रिहा करने के लिए देश भर में चारों तरफ प्रचार करते रहे। जगन्नाथ सिंह गाजीपुर वाले ने प्रयास करके एक बहुत ही छोटे आकार वाला गुप्तचर फोटो कैमरा प्राप्त किया। वह ऑटोमेटिक कैमरा ऐसा था कि व्यक्ति स्वयं भी अपना फोटो थोड़े दूर से भी खींच सकता था और फोटो खींच लेने के बाद उस कैमरे में से पासपोर्ट साइज का पॉजिटिव फोटो ऑटोमेटिक निकल आता था। वह कोई विदेशी कैमरा था। जगन्नाथ सिंह उस समय देवरिया गए थे तो वहाँ डॉक्टर विमला कुमारी जैन से मिले। उन्होंने अपना प्रोग्राम उनको बताया कि उनको बरेली स्वामी जी को देखने जाना है। डॉक्टर विमला जैन ने जगन्नाथ सिंह से कहा कि आपके साथ मैं भी चलूँगी।
मेरे गाड़ी में आप मेरे साथ ही सुरक्षित चलिए। बरेली के लिए जाते वक्त गोरखपुर में सीआईडी वाले सज्जन पांडे भी मिल गए और वे भी इन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और जैसे थे वैसे ही उनके गाड़ी में बैठ गए। अब तीनों आदमी देवरिया से गोरखपुर होते हुए बरेली पहुंचे। वे लोग सीधे इज्जतनगर में यंत्री प्रसाद चौधरी के क्वार्टर पर गए, जहां संत सत्संगियों के ठहरने की गोपनीय व्यवस्था की गई थी। अपनी योजना के अनुसार अगले दिन 7 नवंबर 1976 के दिन राजरानी भट्ट ने जब स्वामी जी को भेजने के लिए भोजन का टिफिन भरने लगी तो उसी टिफिन के एक बॉक्स में कागज में लपेटकर उस कैमरे को जगन्नाथ सिंह ने अपना नाम लिखकर रख दिया। रोज की तरह से ही भोला सिपाही राजरानी भट्ट से टिफिन लेकर जेल में जाकर स्वामी जी को उनके कमरा में दे दिया और टिफिन देकर चला गया। स्वामी जी ने टिफिन खोला तो उसमें छोटा ऑटोमेटिक फ़ोटो कैमरा रखा हुआ मिला। वे फौरन जगन्नाथ सिंह द्वारा कैमरा भेजने का मतलब समझ गए और बिना देरी किए बाहर निकलकर गुप्त रूप से उससे अपना बेड़ी बने पहने हुए फ़ोटो खींच लिए। किसी ने फ़ोटो खींचते हुए उनको नहीं देखा। फिर स्वामी जी ने उस कैमरे को उसी तरह कागज़ में लपेटकर टिफिन में रख दिया और एक कागज़ पर स्वामी जी ने एक अपने बहुत नज़दीकी और विश्वास पात्र सत्संगी फोटोग्राफर का नाम पता व जला लिखकर उसमें रख दिया। रोज की तरह से ही भोला सिपाही स्वामी जी के कमरे से उस टिफिन को जेल के बाहर ले जाकर राजरानी भट्ट को दे दिया। वे टिफिन लेकर इज्जतनगर के क्वार्टर पर आ गईं। टिफिन को खोलकर जगन्नाथ सिंह ने देखा तो पाया कि कैमरे से फ़ोटो खींच लिया गया है और जिस फोटोग्राफर का नाम व पता स्वामी जी ने कागज़ पर लिखा है उसको जगन्नाथ सिंह जानते पहचानते हैं। सबको बहुत प्रसन्नता हुई कि स्वामी जी का बेड़ी पहने हुए फ़ोटो मिल गया। उस दिन वहाँ पर स्वामी जी का किसी तरह से दर्शन पाने की इच्छा से वे लोग रुके रहे और दूसरे दिन सुबह के समय जब स्वामी जी शौचादि के लिए कैमरे से बाहर निकल जाते रहे तो टहलते हुए गेट के सामने थोड़ी दूरी पर खड़े रहे। उसी समय गेट के बाहर से ही इन लोगों को स्वामी जी का दर्शन भी मिल गया और स्वामी जी ने भी इन लोगों को देखा तथा अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। इन लोगों की इच्छा पूरी हो गई। ये लोग फिर बरेली से चले गए। बरेली से जगन्नाथ सिंह अकेले ही पीलीभीत पहुँचे। रात हो गई थी। नवंबर 1976 की 9 तारीख थी। वे कृष्णा फोटोग्राफर कृष्ण स्वरूप सक्सेना से मिले। ये लोग पहले से ही पूर्व परिचित थे। जगन्नाथ सिंह ने फ़ोटो खींचने का पूरा किस्सा उनको बताया। फिर उनको स्वामी जी का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का फ़ोटो दिया। सक्सेना ने स्वामी जी को बेड़ी पहने हुए जब उस फोटो को देखा जगन्नाथ सिंह से बोले कि यह पॉजिटिव फ़ोटो है, इससे फिर नेगेटिव बनाकर मैं और बड़े साइज का फ़ोटो बना दूंगा। आपातकाल में पुलिस घूमती रही है इसलिए मैं इसको गुप्त रूप से बनाऊंगा। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन होगा और फ़ोटो बन जाएगा। आप जब यहाँ से चले जाइए फ़ोटो को मैं अपने पास सुरक्षित छुपा कर रख दूँगा और जब आपातकाल ख़त्म होगा उसके बाद स्वामी जी का इस अद्भुत बेड़ी वाल पहना हुआ फ़ोटो किसी को दिया जाएगा। कृष्ण स्वरूप सक्सेना को फ़ोटो देखकर जगन्नाथ सिंह सीधे मऊ जंक्शन पर अपने रेलवे की नौकरी पर चले गए। कृष्ण स्वरूप सक्सेना बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे तथा स्वामी जी से उनका व्यक्तिगत रूप से संपर्क होता रहा था। उनके परिवार के सभी लोग भी स्वामी जी के नामधानी सत्संगी थे। उन्होंने पहले स्वामी जी का कई फ़ोटो पीलीभीत में खींचा था। बीड़ी वाला फ़ोटो पाकर वे बहुत प्रसन्न तो हुए, लेकिन स्वामी जी का कष्ट देखकर उनका दिल रोता रहा। वे एक भावुक हृदय के स्वामी के प्रति समर्पित शिष्य थे। आपातकाल लगने के कारण दिन भर अपनी दुकान कृष्णा फोटोग्राफर खोलने के बाद शाम को जल्दी से ही अपनी दुकान बंद कर देते थे। पीलीभीत में उनकी दुकान बहुत चर्चित थी क्योंकि वे अच्छे से अच्छा फ़ोटो खींचते थे। उनकी दुकान पर बड़े बड़े राजनेता भी आते रहते थे। स्वामी जी महाराज का बेड़ी वाला फ़ोटो बनाने के लिए गुप्त रूप से आधी रात को दुकान के भीतर जाकर फ़ोटो बनाने का काम अकेले ही करते थे ताकि किसी को भी इसका पता नहीं चल सके। स्वामी जी द्वारा खींचे गए पासपोर्ट साइज के पॉजिटिव फ़ोटो
जिसको उन्हें जगन्नाथ सिंह से दे दी गए थे, का पहले उन्होंने नेगेटिव फ़ोटो बनाया। उसका जब नेगेटिव बना लिया गया तब उस नेगेटिव से फिर उसका कई साइज में फ़ोटो बनाया गया। गुप्त रूप से आधी रात में काम करके कृष्ण स्वरूप सक्सेना ने हफ्ते भर में फ़ोटो तैयार कर दिया और उनका एक विश्वास पात्र पेंटर थे हसमत पेंटर। हसमत अपने पेंटिंग से फ़ोटो को अच्छे से अच्छा और बड़ा से बड़ा साइज में बनाने में प्रवीण थे। कृष्ण स्वरूप सक्सेना ने हसमत पेंटर से स्वामी जी का बेड़ी वाला फ़ोटो बनवाया। हसमत पेंटर ने बड़े ही गोपनीयता से बड़े बेड़ी वाले फ़ोटो को बनाया। कृष्ण स्वरूप सक्सेना ने उनकी पेंटिंग की गई एक फ़ोटो को बाउंड कराकर अपने पास घर में छुपाकर सुरक्षित रख दिया। एक सप्ताह में जब फ़ोटो बनाने का काम कृष्ण स्वरूप सक्सेना ने पूरा कर लिया तो उनको वहाँ जहाँ पुलिस का छापा पड़ने पर भी उसको नहीं मिल सके सुरक्षित रख दिया। और जब वे उस दिन का इंतजार करने लगे तब इस बीड़ी वाले फ़ोटो को जनता के सामने लाने का अवसर मिले। दिन बीतते रहे, स्वामी जी को बीड़ी में बंद कर रहने में कष्ट होता रहा। जब जेल में बाबा जय गुरुदेव और उनके जेल में बंद तथा बाहर के प्रेमियों पर जुल्म शासन के दबाव में प्रशासन द्वारा किया जा रहा तो उनके प्रेमियों द्वारा 9 दिसंबर 1976 से जेल भरो सत्याग्रह करने का निश्चय किया गया। इस सत्याग्रह में भागीदारी के लिए प्रेमी जयप्रकाश नारायण से मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस वक्त जेल जाने के लिए आदमी नहीं है। तब प्रेमी लालकृष्ण आडवाणी से मिले और जेल भरो सत्याग्रह में भी उनकी भागीदारी के लिए कहा तो उन्होंने भी कहा कि मेरे आदमी या तो जेल में बंद कर दिए गए हैं या भूमिगत हो गए हैं। इस कारण आपके जय गुरुदेव के अनुयायियों के इस समय जेल भरो सत्याग्रह में भीने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं है। तब बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों ने निश्चय किए गए प्रोग्राम के अनुसार 9 दिसंबर 1976 से हर जिले में जेलों को भरना शुरू कर दिया। झुंड के झुंड बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी नर नारी बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी जय गुरुदेव का नारा लगाते हुए जेलों में जाकर अपनी गिरफ्तारी देने लगे और देखते देखते 3 सप्ताह में ही 20,000 बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी जेलों में बंद हो गए। उन्होंने जेल को अपना भजन गृह बना लिया। अब जब जेलों में कैदियों को रखने के लिए जगह नहीं रहा तो जो प्रेमी जेल भरने के लिए जाते उन सबको पुलिस वाले पकड़कर अपनी गाड़ियों में बैठाकर जंगलों में दूर ले जाकर जाड़े की रात में छोड़ आते थे। इस तरह से बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों द्वारा बाबा जय गुरुदेव को छोड़ने, आपातकाल हटाने, जबरी नशबंदी और गोहत्या बंद करने तथा भ्रष्टाचार खत्म करने के और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की कार्रवाई करने हेतु जोरदार नारा लगाते हुए सन 1976 तक पूरा साल बीत गया। जेल के भीतर बंद किए गए कांग्रेस विरोध दलों के प्रमुख नेताओं ने प्रताड़ना से दुखी होकर बाबा जय गुरुदेव से कहा कि बाबा जी, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हम लोगों को जेल में सड़ा कर मार डालेगी। आप ही कुछ कर सकते हैं, अब आप ही कुछ करिए। विरोधी दलों के प्रमुख नेताओं की बात को सुनकर बाबा जय गुरुदेव ने उनसे कहा कि धीरज रखो, अब जल्दी ही देश में परिवर्तन होगा। आप सभी लोग अपने अपने मतभेदों को भुलाकर एक में मिल जाओ और एक नई पार्टी बनाकर जब चुनाव हो तो उस पार्टी के नाम से एक होकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना। आपकी जीत हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। तब अगले साल सन 1977 प्रारंभ होते ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कि विशेष विश्वास पात्र कांग्रेसी नेताओं ने उनसे कहा कि वर्तमान में खुफिया तंत्र से पता चला है कि केवल उत्तर प्रदेश में थोड़े से जय गुरुदेव को मानने वालों को छोड़कर देश में सभी प्रांतों की जनता अब आपके सरकार के पक्ष में है। उनका कांग्रेस पार्टी से विरोध नहीं है, इसलिए यदि इस वक्त चुनाव करा लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को निश्चय 300 सीट मिलेंगी। अपने खुफिया तंत्र की रिपोर्ट और नेताओं का सुझाव को उचित मानकर अच्छी अपनी भावना भवितावश होकर अचानक ही 18 जनवरी 1977 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा कर दिया कि लोकसभा भंग कर दिया गया है। अब आगे देश में लोकसभा का चुनाव होगा। इस समाचार को पाते ही कृष्ण स्वरूप सक्सेना ने जय गुरुदेव सत्संग के बड़े बड़े जिम्मेदार सत्संगियों से बात किया और स्वामी जी का बेड़ी वाला फ़ोटो लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बरेली, इंदौर, बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता आदि के सत्संग केंद्रों पर उपलब्ध करा दिया
उस फोटो को पाने के बाद उसकी हजारों प्रेमियों द्वारा विभिन्न साइजों में बनवा ली गई और जब जनता पार्टी बन गई तथा उसको जिताने के लिए प्रचार करने का आदेश स्वामी जी से मिल गया तो उस फोटो को देश भर में जनता को दिखाया जाने लगा। चुनाव प्रचार के दौरान बेड़ी वाला फोटो को बड़ा होर्डिंग भी बनवाकर प्रेमियों ने लगा लिया। पर्चे पर, पोस्टर पर, पत्रिकाओं में भी, कार्डों पर स्वामी जी का यह बेड़ी वाला फोटो को छाप कर जनता को दिखाया गया कि इंदिरा गांधी के द्वारा बाबा जय गुरुदेव को जेल में बंद करके कितना क्रूरतापूर्वक दंड दिया जा रहा है। चुनाव की घोषणा होते ही सभी नेताओं को जेल से छोड़ दिया गया था, लेकिन बाबा जय गुरुदेव को अभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जेल में ही बंद करके रखा था। लेकिन बाबा जय गुरुदेव को जनता पार्टी को जिताने का अपील और उसका बेड़ी वाला फोटो देखकर देश के सभी प्रांतों में इंदिरा गांधी को गद्दी से हटाने की आवाज़ गूंजने लगी। इस तरह से 7 नवंबर 1976 को स्वामी जी का खींचा हुआ बेड़ी वाला फोटो ऐतिहासिक फोटो बन गया, जो निरंकुश कांग्रेस सरकार के द्वारा आपातकाल में देशवासियों पर ढाए हुए जुल्म की पराकाष्ठा की निशानी है। जय गुरुदेव। दिनांक 21 अक्टूबर 1976 से डंडे की 4 किलो वजन वाली बेड़ी में बंधकर कष्ट सहते हुए बाबा जय गुरुदेव का जेल के तनाई में समय बीतता जा रहा था। 18 जनवरी 1977 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दिया और देश में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। आपातकाल में जेलों में बंद किए गए सभी कांग्रेसी पार्टी के विरोधी दलों के नेताओं को, आपातकाल नशबंदी, गौहत्या, भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले अन्य सभी लोगों को छोड़ दिया गया, किंतु इंदिरा गांधी ने बाबा जय गुरुदेव को कैद खाने से नहीं छोड़ा। वे अभी भी बरेली जेल के तनाई में ही बेड़ी पहने हुए बंद रहे। बाबा जय गुरुदेव को इंदिरा गांधी और अधिक प्रताड़ित करने के उद्देश्य से बहुत ही गोपनीय तरीके से 26 जनवरी 1977 माघ शुक्ल सप्तमी दिन बुधवार गणतंत्र दिवस के रात में उन्होंने अमानवीय कार्रवाई करवाया। बाबा जय गुरुदेव के ही 2 शिष्य फैजाबाद वाले संतराम वर्मा और राम भेज वर्मा जो तनाई में बंद थे, वे रात में जब सो रहे थे तो उनके कमरे में चुपके से ताला लगवा दिया गया ताकि वे रात में बाहर नहीं निकल सकें। फिर आधी रात को बाबा जय गुरुदेव के हाथों में भी हथकड़ी पहना दी गई और उनके दोनों हाथों को एक लोहे के बेल्ट से छाती से सटाकर इस तरह से बांध दिया गया कि वे अपना हाथ हिला नहीं सकते थे। जेल के अंदर एक बंद गाड़ी में बाबा जय गुरुदेव को उसी हालत में हथकड़ी पहने, बेड़ी पहने, लोहे के बेल्ट में जकड़े हुए बैठाया गया। उनके चारों तरफ संगीनधारी 4 खूंखार सिपाही खड़े हो गए। फिर चुपके से वह गाड़ी जेल के 4 दीवारी से बाहर निकली और फिर डीआईजी के साथ बरेली से बाहर चल दी। बाबा जय गुरुदेव ने सिपाहियों से पूछा कि आप लोग मुझे इतनी रात को कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बाबा जय गुरुदेव ने फिर पूछा कि आप लोग मुझको सुंदर डाकू की तरह से कहीं मारने के लिए तो नहीं ले जा रहे हैं। सिपाहियों ने कुछ नहीं बताया और फिर आगे बाबा जी को कुछ बोलने नहीं दिया। कड़ाके की जाड़े की रात में गाड़ी चलती रही और सीधे दिल्ली में पालम एयरपोर्ट के पास एक कमरे में के पास जाकर रुकी। डीआईजी के देख रेख में बाबा जी को गाड़ी में से उतारा गया और चुपके से एक कमरे में रखा गया। उस कमरे के भीतर 4 संगीनधारी सिपाहियों का पहरा था और कमरे के बाहर भी संगीनधारी सिपाहियों का पहरा था। बाबा जय गुरुदेव ने वहाँ शौच किया। इसके बाद वहाँ रात में ही तुरंत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुछ निकटतम सहयोगी आए। उन्होंने जय गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव जी आप कांग्रेस के समर्थन दें, प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहती है। तो बाबा जय गुरुदेव ने तब उनसे कहा कि जय गुरुदेव भगवान को जो कहना था सो वह कह दिया, अब गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। इंदिरा गांधी को तुरंत बाबा जी की बात को बताया गया। तब इंदिरा गांधी ने बाबा जी को तुरंत उत्तर प्रदेश से बाहर हटाकर बहुत दूर बंगलौर जेल में रखने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आदेश पाते ही तुरंत डीआईजी द्वारा बाबा जय गुरुदेव को उसी तरह हथकड़ी, बेड़ी पहनाए और हाथों को लोहे की बेल्ट से जकड़े हुए उठवाकर संगीनधारी सिपाहियों के नियंत्रण में ही गाड़ी में बैठाकर पालम हवाई एयरड्रोम के भीतर ले जाया गया। वहाँ पहले से ही कर्नाटक सरकार का गुप्तचर कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली स्पेशल खुफिया हवाई जहाज खड़ा था। बाबा जय गुरुदेव को स्पेशल हवाई जहाज में बैठाकर उनके अगल बगल चारों
ओर से घेर कर 4 खूंखार संगीनधारी सिपाही बैठ गए और अति गुप्त तरीके से उस जहाज ने उड़ान भरा और सीधे बंगलोर एयरड्रोम पर पहुंचकर गोपनीय रूप से ही उतरी। जहाज में से बाबा जय गुरुदेव को इन संगीनधारी सिपाही ने उतारा। उस स्पेशल हवाई जहाज के पालम हवाई अड्डे से जाने और बंगलोर हवाई अड्डे पर आने के बारे में अतिशय गुप्त रखा गया। फिर बंगलोर के हवाई अड्डे से बंगलोर के सेंट्रल जेल में ले जाने के लिए एक बंगलोर सरकार की संगीनधारी सिपाहियों से लैस बंद गाड़ी एयरड्रोम पर आई। उसमें बाबा जय गुरुदेव को बैठाकर बंगलोर के सेंट्रल जेल में गुप्त रूप से ले जाकर जेल अधीक्षक को सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री का आदेश उनको बता दिया गया है कि यह उत्तर प्रदेश का बहुत ही खूंखार अपराधी है। इसको तनाई में हथकड़ी बेड़ी में बांधे हुए ही इस तरह से गुप्त रूप से रखा जाए कि किसी व्यक्ति को भी बंगलोर जेल में इसके बंद होने का पता नहीं चल सके। जेल अधीक्षक बाबा जय गुरुदेव को इस हालात में देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन विवश होकर उनको तनाई में गुप्त रूप से बंद रखा। इस तरह से 26 जनवरी 1977 की रात में बरेली के सेंट्रल जेल से बाबा जय गुरुदेव को रातों रात उठाकर 27 जनवरी 1977 के तारीख से बंगलोर के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। बरेली जेल में 27 जनवरी 1977 को रोज की तरह से स्वामी जी महाराज के लिए राजरानी भट्ट ने भोजन का टिफिन भोला सिपाही से भिजवाया, तो वह थोड़ी देर बाद वैसे ही भरा हुआ टिफिन वापस लाकर भोला ने राजरानी भट्ट को दिया और उनसे बताया कि अपने कमरे में बाबा जी नहीं है। मैंने इधर भी उनका तलाश किया लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं पड़े। ऐसा जानकर राजरानी को चिंता हो गई। उन्होंने अपने पति भूपचंद भट्ट को बताया तथा उनके पास इज्जत नगर में 2 सत्संगी स्वामी जी का दर्शन के लिए बाहर से जो आए थे उनको भी बताया कि जेल में स्वामी जी का पता नहीं है। उन लोगों को स्वामी जी के साथ कुछ अनहोनी किए जाने की आशंका बढ़ने लगी। दूसरे दिन 28 जनवरी 1977 को राजरानी ने रोज की तरह से स्वामी जी के लिए भोजन का टिफिन भेजा, तो उस दिन भी भोला सिपाही ने टिफिन वापस ले जाकर बताया कि आज भी बाबा जी कहीं दिखाई नहीं पड़े, कमरे में भी नहीं है। राजरानी के मन में स्वामी जी के प्रति कुछ अनिष्ट होने की आशंका और बढ़ गई। फिर अगले दिन 29 जनवरी को भी राजरानी भट्ट ने स्वामी जी के लिए भोजन का टिफिन भोला सिपाही से भेजा, तो उस दिन भी भोला ने वैसे टिफिन वापस लाकर राजरानी को दे दिया और कहा कि बाबा जी अपने कमरे में तो हैं ही नहीं और जेल में भी कहीं नहीं दिखाई दिए। उनके बारे में कोई कैदी भी कुछ नहीं बता पाया कि बाबा जी कहाँ चले गए। अब राजरानी भट्ट, भूपचंद भट्ट, यंत्री प्रसाद चौधरी के मन में आशंका बैठ गया कि स्वामी जी के साथ जरूर कुछ और अनिष्ट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया है। उन लोगों ने जौनपुर के शिवमूर्त यादव बड़े बाबू को सूचित किया और भूपचंद भट्ट तथा राजरानी 30 जनवरी 1977 को बरेली छोड़कर लखनऊ अपने क्वार्टर पर आ गए। शिवमूर्त यादव स्वामी जी महाराज के बारे में विभिन्न स्रोतों से पता लगाने लगे। आपातकाल में कहीं आने से भी पुलिस वाले जय गुरुदेव के भक्तों को पकड़ लिया करते थे। संयोग से उस समय एक जनसंघ के नेता माधव प्रसाद त्रिपाठी जौनपुर में आए हुए थे। उनका ड्राइवर राजमन शिवमूर्त यादव का परिचित था। उस ड्राइवर को बाबा जय गुरुदेव के बारे में पता था, इस तरह से कि स्वामी जी को बरेली जेल में से 26 जनवरी 1977 की रात में डीआईजी के साथ खूंखार सिपाहियों की गाड़ी में हथकड़ी, बेड़ी और बेल्ट में बांध कर ले जाया गया था। उन डीआईजी का जो ड्राइवर था वह राजमन ड्राइवर का परिचित था। उसके बताने से इतना पता चला कि डीआईजी के सेंट्रल में बाबा जय गुरुदेव को एक बंद गाड़ी में बरेली जेल से 26 जनवरी 1977 की रात में दिल्ली एयरपोर्ट पालम ले जाया गया था और वहां से उनको एक स्पेशल जहाज में बैठाकर कहीं दिल्ली से दूर दक्षिण की तरफ भेजा गया था। कहाँ भेजा गया इसका पता नहीं है। दिनांक 4 फरवरी 1977 को राजमन ड्राइवर से मुलाकात होने पर शिवमूर्त यादव बड़े बाबू को स्वामी जी के बारे में इतना हाल मालूम हो गया। शिवमूर्त यादव बड़े बाबू ने 1-2 लखनऊ के खास सत्संगी को बताया। वाराणसी निवासी राम श्रोमणी मिश्रा जो जौनपुर के ही पशुधन अधिकारी थे,
को वाराणसी से जौनपुर बुलाया। ये 7 जनवरी को अपने घर वाराणसी से जौनपुर बड़े बाबू के पास गए। बड़े बाबू ने राम शिरोमणि मिश्रा को स्वामी जी का पता लगाने के लिए दक्षिण भारत के प्रांतों के प्रमुख स्थानों में भेजने के लिए तैयार किया। राम शिरोमणि मिश्रा एक कर्मठ सत्संगी और बुद्धिमान सरकारी अधिकारी थे। राम शिरोमणि मिश्रा के पास 1200 रुपये था तो बड़े बाबू ने उनको 500 रुपये दिए। इस तरह कुल 1700 रुपये लेकर जौनपुर से दक्षिण को चलने का प्रोग्राम बनाया। आगे दिनांक 8 फरवरी 1977 को स्वामी जी महाराज का पता लगाने के लिए जौनपुर से चले। रेलगाड़ी से चलकर वे 10 फरवरी 1977 को कलकत्ता पहुंचे। वहां पहुंचकर वे कलकत्ता के आलीपुर जेल के गेट पर गए। वहां जेल के अधिकारी कर्मचारी से संपर्क करने का पर पता चला कि यहाँ तुलसीदास यानी बाबा जय गुरुदेव नहीं आए। स्वामी जी का यहाँ पता नहीं चला तो वे दमदम जेल में गए। वहाँ के जेल के कर्मचारियों या अधिकारी किसी ने बाबा जय गुरुदेव को वहाँ आने की खबर से इनकार कर दिया। जब इन दोनों जेलों में पता चला कि इन दोनों जेलों में से किसी भी जेल में हवाई जहाज से तो यानी स्वामी बाबा जी को नहीं भेजा गया है, तब उनके बाद राम शिरोमणि मिश्रा कलकत्ता में रहने वाले सेठ मदनलाल खंडेलवाल के निवास पर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां 2 सत्संगी सच्चिदानंद भट्ट गोरखपुर वाले और राम लखन यादव उर्फ टुट्टू लखनऊ वाले वहां आकर रुके हुए हैं। उन लोगों ने मिश्रा जी से बताया कि हम लोगों ने कलकत्ता के जेल में पता लगा लिया है, यहाँ वे नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। आपको भी यहाँ से वापस जौनपुर लौट जाना चाहिए। शिरोमणि मिश्रा ने कुछ नहीं कहा, वे चुप रहे। उसी समय वहाँ मदनलाल सेठ के मकान पर पांडे जी भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले आए, जो कलकत्ता में ही बैंक मैनेजर थे। परिचित होने पर मिश्रा जी ने उनसे पूछा कि बंगलौर जाना चाहता हूँ, मुझे कैसे कैसे जाना होगा, बता दीजिए। बैंक मैनेजर पांडे जी ने मिश्रा जी को कैसे कैसे कौन कौन सी ट्रेन से जाना होगा सब बता दिया। पांडे जी से जानकारी मिल जाने के बाद मिश्रा जी कलकत्ता से 10 फरवरी को ही एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे और अगले दिन 11 फरवरी 1977 को मद्रास स्टेशन पहुंचे। फिर मद्रास से उनको बंगलौर जाने के लिए वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन मिली। उस ट्रेन में बैठकर मिश्रा जी बंगलौर रेलवे स्टेशन पर 11 फरवरी 1977 की रात्रि में पहुंचे। फिर स्टेशन से बाहर निकलकर वे एक होटल में रात में रुके रहे। अगले दिन 12 फरवरी 1977 को मिश्रा जी बंगलौर सेंट्रल जेल के गेट पर गए। वहाँ अधिक लोग दक्षिण भारत के ही रहने वाले थे। उनकी भाषा हिंदी से अलग थी, जो समझ में नहीं आती थी। लेकिन थोड़ी देर इधर उधर देखते रहने के बाद जेल के 2 सिपाही दिखाई दिए, जो उत्तर भारत के निवासी थे। उन सिपाहियों ने मिश्रा जी से पूछा कि यहाँ आप किसको ढूंढ रहे हैं। तब मिश्रा जी ने उनको बताया कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ और अपने पिताजी की खोज में यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी का दिमाग 3 महीने में से खराब हो गया है, वे पागल जैसे हो गए हैं। उनका दिल्ली में इलाज हो रहा था, लेकिन वहाँ वे अब नहीं है। वहाँ मुझे पता चला है कि मेरे पिताजी को दिल्ली से बंगलौर भेजा गया है। उन्हीं का पता लगाने में यहाँ आया हूँ। उन दोनों सिपाहियों ने मिश्रा जी से उनके पिताजी का नाम और हुलिया पूछा। मिश्रा जी ने अपने पिता का नाम तुलसीदास और उनका दाढ़ी वाला पका हुआ तथा उनका कद काठी हुआ बताया। तब उन सिपाहियों ने मिश्रा जी को चाय पिलाया। उसके बाद उनको अपने साथ ऑफिस में लवा ले गए। ऑफिस में एक 30-35 साल उम्र की दक्षिण भारत की ही महिला कर्मचारी बैठी थी। उसने मिश्रा जी से उनके यहाँ आने का कारण पूछा। उनको उसकी भाषा समझ नहीं आया। तब मिश्रा जी ने अंग्रेजी में उनसे बोला कि क्या यहाँ उत्तर भारत का रहने वाला कोई कर्मचारी है जो मेरी बात को ठीक से समझ सके। तो उसने कहा कि यहाँ एयर ट्रैफिक अधिकारी आर प्रसाद हैं, वे 10 बजे यहाँ पर आएंगे, आप उनका इंतजार करिए। मिश्रा जी उन दोनों सिपाहियों के साथ ही वहाँ बैठे रहे। ठीक 10 बजे आर प्रसाद वहाँ आए तो उस महिला कर्मचारी ने मिश्रा जी से कहा कि आप इनसे अपनी बात कह सकते हैं।
तब मिश्रा जी ने आर प्रसाद से कहा कि मैं यूपी से आया हूँ, मेरे पिताजी का दिमाग 3 महीने से खराब हो गया है, वे पागल जैसे हो गए हैं, वे दिल्ली में थे लेकिन अब वे वहाँ नहीं, वो दिल्ली में थे लेकिन अब वे वहाँ नहीं हैं। मुझे यहाँ पता चला है कि उनको 26 जनवरी 1977 को दिल्ली से बंगलोर भेज दिया गया है। मैं उन्हीं की खोज में यहाँ आया हूँ। आर प्रसाद, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले थे, बंगलोर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक ऑफिसर पद पर कार्यरत थे, ने कहा कि आप अभी यहीं बैठिए, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और 3 बजे आ जाऊँगा, तब बात करेंगे। ठीक 3 बजे आर प्रसाद वहाँ आ गए और पिताजी का नाम पूछकर एक कमरे में ले गए। उन्होंने रजिस्टर में देखा कि जितने भी जहाज़ बंगलौर से 26 जनवरी से 30 जनवरी 1977 तक आई थी, उनमें जो पैसेंजर थे उनमें से किसी भी मिश्रा जी के पिता का नाम तुलसीदास नहीं था। मिश्रा जी को उनके सामने रजिस्टर दिखाते हुए बाबा बता दिया कि इन 3 दिनों में आपके पिताजी यहाँ नहीं आए, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव तुलसीदास को कर्नाटक सरकार के स्पेशल खुफिया जहाज से गोपनीय रूप से दिल्ली से बंगलोर 26 जनवरी 1977 को भेजा गया था, इसलिए जहाज से पैसेंजर के आने वाली किसी जहाज़ के पैसेंजर में तुलसीदास का नाम नहीं था। इसके बाद उस दिन आर प्रसाद वहाँ से चले गए। इसके बाद मिश्रा जी जेल अधीक्षक से मिले और अपनी बात बताई। तब जेल अधीक्षक ने मिश्रा जी से उनके पिता का पूरा हुलिया पूछा और वे जेल के अंदर जाकर थोड़ी देर बाद वापस आकर मिश्रा जी से बोले कि आपने अपने पिता का जैसा हुलिया बताया उससे मिलता जुलता एक कैदी तो जेल में दिखाई दिया, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा, कहा कि एक आदमी यूपी से आया है, वो ये कह रहा है कि उसके पिता का दिमाग खराब हो गया है, उनका इलाज दिल्ली में हो रहा था, लेकिन 26 जनवरी के बाद से वहाँ नहीं है। उनको वहाँ से पता चला है कि उनके पिता को बंगलोर भेजा गया है, वे आप तो नहीं हैं। इस पर उसने कहा कि नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, कोई गैर आदमी होगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। इस पर मिश्रा जी ने उनसे कहा कि आप बताइए कि यदि पिताजी का दिमाग खराब हो गया है और अपने पुत्र को भूल गए हैं, तो क्या पुत्र का भी यही कर्तव्य है कि वह अपने पिता की तलाश करना छोड़ दे। इसके बाद मिश्रा जी जेल सुप्रिटेंडेंट को पत्र दिए कि उन्होंने जेल में अपने पिता की पहचान के लिए मिलने क्या क्या दिया जाए। जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि मुलाकात करने के लिए आप दिल्ली में होम सेक्रेटरी को पत्र लिखें, वहाँ से आदेश मिलने पर ही आप अपने पिता तुलसीदास से मिल सकते हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट को विश्वास हो गया कि कैदी तुलसीदास ही इनके पिता हैं, जो बाबा जय गुरुदेव हैं, तो उन्होंने मिश्रा जी से कहा कि मैंने उनकी डंडी वाली बेड़ी हटाकर जंजीर वाली बेड़ी लगवा दिया है, हथकड़ी भी निकलवा दिया है, वे यहाँ आराम से कमरे में हैं, अब आप वापस घर जा सकते हैं, आपके पिता सुरक्षित हैं। मिश्रा जी को ऐसा बताकर वे चले गए। आर प्रसाद तथा जेल अधीक्षक से बातचीत होने के बाद मिश्रा जी वहीं ऑफिस में बैठ रहे, तब दोनों सिपाही जो मिश्रा जी को जेल ऑफिस में जाकर सिपाही अधिकारी से मिलवाए थे, उसमें एक ने मिश्रा जी से कहा कि आप निराश मत होइए, आज शनिवार है और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई है, इसलिए जेल बंद रहेगा। लोगों से ऐसा कहते हुए सुना गया कि संजय गांधी द्वारा कई बार उनका अपमान किया जाता रहा है, बार बार बेइज्जत होने से, सदमा लगने से ही उनको हार्ट अटैक हो गया होगा। वहाँ उल्लेखनीय है कि ये वही महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद रहे हैं जिन्होंने केवल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर 40 से अधिक विधानों को संविधान के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत हित में अपनी स्वीकृति देकर बदल दिया था और देश में आपातकाल लगाने की स्वीकृति उन्होंने केवल माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर ही दिया था। उनके राष्ट्रपति बनने पर बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि देश में अब मलेच्छ राज हो गया, आज कहीं बाहर आना जाना ठीक नहीं है, इसलिए आप अभी कहीं होटल वगैरह में रुकने के लिए मत जाइए, मेरे साथ आइए, मैं पास ही में अकेले ही रहता हूँ, मेरे कमरे में ही आप ठहर जाइए। जेल के उस सिपाही का नाम राजू त्रिपाठी था।
राम शिरोमणि मिश्रा राजू के साथ जाकर उनके कमरे में ठहर गए। अपने घर में राजू ने मिश्रा जी से विस्तार से बात किया और मिश्रा जी के पिता के बारे में उनसे पूछा। पूरा हुलिया जाना। चूँकि राजू त्रिपाठी यूपी का ही निवासी था और बंगलोर से यूपी में आता जाता था, तो बाबा जय गुरुदेव तुलसीदास से क्रियाकलाप के बारे में जानता था। संयोग ऐसा था कि राजू त्रिपाठी की ड्यूटी उसी कमरे में निगरानी के लिए लगाई गई थी जिस तनाई के कमरे में बाबा जय गुरुदेव तुलसीदास को बंद किया गया था। अगले दिन 13 फरवरी 1977 को रविवार था। जेल में छुट्टी थी, लेकिन राजू की कैदी की निगरानी की ड्यूटी थी, इसलिए वह जेल में जाकर कैदी तुलसीदास को कमरे में जाकर देखा। उनको जंजीर में बांध कर रखा गया था। वे समझ गया कि यह बाबा जय गुरुदेव ही हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बाबा जय गुरुदेव के महानता के बारे में सुन रखा था। बंगलौर में जय गुरुदेव के कई शिष्य थे, इसलिए उनसे इनको आदर और सहानुभूति से डंडे वाली बेड़ी के बदले जंजीर वाली बेड़ी लगा दिया था तथा उनकी हथकड़ी खुलवा लिया था। जो हाथ पर बांधा हुआ लोहे का बेल्ट था उसको भी खुलवा दिया था। अपने घर पर आकर राजू त्रिपाठी ने मिश्रा जी से बताया कि आपके उलियावाल ताने के अनुसार वहाँ बाबा जय गुरुदेव को ही भेजा गया है। सोमवार को जेल में जाऊंगा तो बातचीत करके मैं उसके बारे में सही आपको बता दूंगा। आप यहाँ मेरे क्वार्टर में इस तरह से रहिए कि किसी को भी आपके यहाँ होने का पता नहीं चल सके। राम शिरोमणि मिश्रा जी को विश्वास हो गया कि स्वामी जी को यहीं यहाँ बंगलौर जेल में तनाई में उनके ऊपर सख्त पहरा लगाकर बंद किया गया है। तब मिश्रा जी ने गोपनीयता से बंगलौर से जौनपुर से मूर्त यादव को, लखनऊ राजरानी भट्ट को तथा बनारस के एक अपने खास सत्संगी को तार भेजकर सूचित कर दिया कि स्वामी जी को इंदिरा गांधी ने बरेली जेल बंगलौर जेल में भेजा गया है। इस तरह 13 फरवरी 1977 का दिन बीत गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आगे आप सुने। दूसरे दिन 14 फरवरी 1977 सोमवार को राम शिरोमणि मिश्रा ने एक पत्र स्वामी जी के लिए लिखा और राजू सिपाही को देकर बोला कि उसके पिता जैसे दिखने वाले बाबा जी को जब उससे बातचीत करके विश्वास हो जाए कि वे वही हैं, दे दें। राजू त्रिपाठी अपनी ड्यूटी पर गए तो बाबा जी तुलसीदास जी के नाम से बंद कैदी के कमरे में और उनसे बात की है। तब राजू को पक्का पता चल गया है कि यही बाबा जय गुरुदेव हैं। बाबा जी का पहचान पक्का हो जाने पर राजू ने उनको बताया कि एक आदमी यूपी से आपका पता लगाने यहाँ आए हैं। वे मेरे घर पर गुप्त रूप से ठहरे हुए हैं। उन्होंने यह पत्र आपके लिए मुझे दिया है। स्वामी जी वह पत्र पढ़कर प्रसन्न हुए और मिश्रा जी के उस प्रश्न पत्र पर ही अपना जवाब लिख दिया। राजू सिपाही को दे दिया। राजू ने स्वामी जी का लिखा पत्र जब मिश्रा जी को दिया तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वामी जी ने उस पत्र में कुछ सूखे फल तथा छोटा मोटा रोज की ज़रूरत वाला सामान मांगा था। इसके बाद मिश्रा जी बाजार से ये सभी सामान खरीद कर लाए जिसको स्वामी जी ने मांगा था। अगले दिन 15 फरवरी 1977 मंगलवार को राजू त्रिपाठी मिश्रा जी द्वारा दिए गए सभी सामान को गुप्त रूप से जेल के भीतर ले जाकर बाबा जय गुरुदेव के हाथ में दे दिया। उस दिन दोपहर में लगभग 1 बजे राम शिरोमणि मिश्रा जेल के गेट के पास गए और वहां खड़े रहे। उनको खड़ा देखकर एक पुलिस अधिकारी उनके पास आया और उनसे वहां खड़े रहने का कारण पूछा। वह अधिकारी इंटेलिजेंस का ऑफिसर ही था। मिश्रा जी ने उनसे कहा कि मेरे पिता का दिमाग 3 महीने से खराब हो गया है। वे इलाज के लिए दिल्ली में थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद से वहाँ नहीं हैं। उनकी तलाश में यूपी से यहाँ आया हूँ। तभी इस अधिकारी ने उनके संदेह वंश डांटते हुए कड़क अंग्रेजी में कहा कि तुमको कैसे पता है कि तुम्हारे पिता यहाँ आए हैं। उसकी कड़क आवाज़ सुनकर राम शिरोमणि मिश्रा ने भी बहुत कड़क आवाज़ में अंग्रेजी में जवाब दिया कि मुझको दिल्ली से ही पता चला है कि मेरे पिताजी को बंगलौर भेजा गया है, इसलिए मैं वहाँ से उनकी तलाश में आया हूँ। क्या एक बेटे को अपने पिताजी का तलाश करना कोई अपराध है? मिश्रा जी का जवाब सुनकर वह अधिकारी चुप हो गया और उसको विवश हो गया कि इस आदमी को इसके पिता के बारे में यहाँ बंगलौर जेल के किसी आदमी से नहीं पता चला है। वास्तव में वह अधिकारी यह
पता करना चाहता था कि इनको जेल के किसी कर्मचारी ने तो इनको कुछ नहीं बताया है। इसके बाद मिश्रा जी जेल के गेट के पास से चले गए। रात में राजू को जब हाल बताए, राजू ने इनको सचेत किया कि जेल के पास आपको नहीं जाना चाहिए, मेरे घर पर ही ठहरिए और शहर में कहीं भी आप सामान्य तरह से जा सकते हैं। फिर 16 फरवरी 1977 को राजू त्रिपाठी अपने साथ मिश्रा जी को लेवाते गया और अपने किसी युक्ति से जब स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव अपने कमरे में से निकले हुए थे तो मिश्रा जी को उनके सामने करा दिया। बाबा जय गुरुदेव ने जब राम शिरोमणि मिश्रा को देखा तो वहीं से उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। स्वामी जी का राजू के माध्यम से दर्शन पाकर अपार खुशी हुई। बंगलौर आने का उद्देश्य उनका पूरा हो गया। इसके बाद मिश्रा जी को राजू अपने साथ ही जेल के परिसर से बाहर लाकर बोला कि अब आप यहाँ से चले जाइए। मिश्रा जी छिपते हुए बाहर सड़क पर आ गए। उसी दिन राजरानी भट्ट और बम्बई के नवासी एक सत्संगी कन्नौजिया के साथ में बंगलौर पहुँच गईं। उनकी भेंट राम शिरोमणि मिश्रा से जब हो गई तो मिश्रा जी ने यहाँ का पूरा हाल बता दिया और शाम को राजू त्रिपाठी सिपाही से उनके क्वार्टर पर लेवा जाकर मिलवा दिया। राजू सिपाही से रानी भट्ट का परिचय हो गया। मिश्रा जी ने राजू से कहा कि मैं तो स्वामी जी का आदेश मिलते ही अभी 1-2 दिन में चला जाऊंगा, लेकिन ये आपके माध्यम से स्वामी जी को उनके ज़रूरत की चीज़ें भिजवाती रहेंगी। ये बहुत ही विश्वास पात्र स्वामी जी की सेवका सत्संगी हैं। मिश्रा जी के निवेदन को राजू ने मान लिया और कहा कि आप लोग मेरे गांव देश के हैं, मेरे माता पिता जैसे हैं, ये यहाँ रुकें और बाबा जय गुरुदेव से इनकी बातों का आदान प्रदान मैं करवाता रहूँगा। बस इतना ध्यान रहे कि किसी को भी आपके मेरे क्वार्टर में रहने का और बाबा जी से संपर्क होने का पता नहीं चलना चाहिए। राजरानी भट्ट और कन्नौजिया दोनों लोग फिर एक कमरा लेकर बंगलौर में राजू के क्वार्टर के निकट ही रहने लगे और राजू त्रिपाठी सिपाही के द्वारा स्वामी जी से उनका संदेश और सामान का आदान प्रदान 22 फरवरी 1977 तक होता रहा, जब तक स्वामी जी बंगलौर में बंद रहे। दिनांक 17 फरवरी 1977 को स्वामी जी से कोई संपर्क नहीं हुआ। उस दिन राम शिरोमणि मिश्रा दिन में बाहर निकले हुए थे तो सत्संगी गुलाब लाल श्रीवास्तव तथा तारा प्रसाद द्विवेदी जेल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। तभी राम शिरोमणि मिश्रा से भेंट हो गई। आपस में उनकी बातचीत हुई तो मिश्रा जी ने उनको यह तो बता दिया कि स्वामी जी को यहाँ बंगलौर जेल में ही बंद किया गया है, लेकिन यहाँ बहुत सख्त पहरा है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। इसके आगे मिश्रा जी ने उनको कुछ नहीं बताया। वे लोग मिश्रा जी से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ ठहरे हुए हैं। इसका कोई जवाब मिश्रा जी ने उनको नहीं दिया। राजरानी भट्ट के यहाँ आने के बारे में भी मिश्रा जी ने उनको नहीं बताया। रात में मिश्रा जी ने स्वामी जी के लिए एक पत्र लिखा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है और आपको मालूम हो कि राजरानी भट्ट यहाँ पहुँच गई हैं और वे भी राजू सिपाही के क्वार्टर पर ठहरी हैं। राजू सिपाही के माध्यम से उनका आपसे अब संपर्क होता रहेगा। अगले दिन 18 फरवरी को राजू ने मिश्रा जी का लिखा पत्र जब बाबा जय गुरुदेव को दे दिया। स्वामी जी ने राजू को अपने कमरे में थोड़ी देर बाद आने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद राजू बाबा जय गुरुदेव के कमरे में गया तो राम शिरोमणि मिश्रा को उन्होंने देने के लिए राजू सिपाही को अपना पत्र लिखा दिया। ड्यूटी करके घर आने पर राजू ने स्वामी जी का लिखा हुआ पत्र दे दिया। स्वामी जी ने पत्र में राम शिरोमणि मिश्रा के लिए लिखा है कि अब तुम यहाँ से शीघ्र वापस चले जाओ और मेरा लिखा हुआ ये 3 पत्र, पहला पत्र जयप्रकाश नारायण जी, दूसरा पत्र लालकृष्ण आडवाणी को और तीसरा पत्र मोरारजी देसाई को देने के लिए हैं, इसको दे देना। जयप्रकाश नारायण उस समय बम्बई से जसलोक अस्पताल में भर्ती थे तो राम शिरोमणि मिश्रा ने स्वामी जी का जयप्रकाश नारायण के लिए दिए गए पत्र को बम्बई निवासी कन्नौजिया सत्संगी को दे दिया, जो राजरानी के साथ बंगलौर में ही इस समय थे। मिश्रा जी ने उनको यह पत्र सौंपा और बता दिया कि स्वामी जी का पत्र है, इसे जयप्रकाश नारायण को बम्बई से ले जाकर दे दो। बंगलौर से वापस जाने की स्वामी जी की आज्ञा पाकर उनका दिया हुआ 3 पत्रों में से 2 पत्रों को लेकर राम शिरोमणि मिश्रा जौनपुर जाने के लिए तैयार हो गए। बाबा जय गुरुदेव को 20 दिन तक बंगलौर के सेंट्रल जेल में बंद रखने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार अधिकारी ओम मेहता ने 22 फरवरी 1977 को बंगलौर सेंट्रल जेल के सुप्रिटेंडेंट को वायरलेस से कहा है कि तुलसीदास बाबा जय गुरुदेव को आज ही तुरंत दिल्ली भेजें। उनका आदेश पाकर बाबा जय गुरुदेव को डंडे वाली बेड़ी तथा हथकड़ी लगाए हुए जैसे कि उसको बंगलौर जेल में भेजा गया था,
जेल सुप्रिटेंडेंट ने उनको बंद गाड़ी में संगीनधारी सिपाहियों के निगरानी में बंगलौर एयरड्रोम पर भेज दिया। एयरड्रोम पर प्रधानमंत्री के निर्देश से एक स्पेशल जहाज खड़ा था। बाबा जय गुरुदेव को उस जहाज में संगीनधारी सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा दिया गया। जहाज दिल्ली के पलाम एयरपोर्ट पर उतरा। बाबा जय गुरुदेव को जहाज में से उतारकर एक बंदी गाड़ी में बैठाया गया जिसमें संगीनधारी सिपाही तैनात थे। वहां से एसपी इंटेलिजेंस के साथ उनकी निगरानी में उन्हें दिल्ली से तिहाड़ सेंट्रल जेल में पहुंचा गया। प्रधानमंत्री के आदेशानुसार जेल में उनको ले जाकर एक साफ सुथरे कमरे में लाया गया। उसके बाद बाबा जय गुरुदेव को पहनाए गए लोहे की डंडे वाली बेड़ी तथा हथकड़ी को 24 फरवरी 1977 को कटवा दिया गया। प्रिय में ध्यान दें, 24 फरवरी 1977 को उस बेड़ी को कटवा दिया गया। वे कमरे में ही वहीं रहे। उनके पास से संगीनधारी सिपाहियों को हटा दिया गया और उनसे मिलने के लिए लोगों को छूट दे दिया गया और अब उनके जेल में पर्याप्त ज़रूरी सुविधाएं दी जाने लगीं। उनसे मिलने के लिए रोज़ ही 10-15 लोग आने लगे। खुफिया पुलिस के लोग भी आते रहे। फिर एक दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सहयोगियों का एक विशेष दल बाबा जय गुरुदेव से इनके कमरे में पहुंचकर मिला। उसमें सीबीआई के डायरेक्टर देवेंद्र कुमार सेन, दिल्ली के उपराज्यपाल किशन चंद्र और इंदिरा गांधी के तांत्रिक सहयोगी गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे। उन लोगों ने बाबा जय गुरुदेव को प्रलोभन देकर उनसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन कराना चाहा। उन्होंने कहा कि आप सभी 2 करोड़ रुपया ले लीजिए। आपके आश्रम के कब्जे किए गए सभी जमीनों और संपत्ति को वापस दे दिया जाएगा तथा देश में जहां कहीं भी आप चाहेंगे आपको आश्रम के लिए जमीन दे दिया जाएगा। आपके आने जाने की सुविधा के लिए आपको हेलीकॉप्टर दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप उनके कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर दें तथा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के लिए अपना अपील जारी करें। बाबा जय गुरुदेव तब उनसे कहा कि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि अपील कैसे करते हैं, लाओ तो देखेंगे। इसके बाद वे लोग चले गए। फिर इंदिरा गांधी के चाटुकारों ने चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए अपील का एक लंबा चौड़ा ड्राफ्ट बनवाया। इंदिरा गांधी ने उसे देखकर उनसे कहा कि जिस तरह से भी बाबा माने उनसे इस अपील को ड्राफ्ट पर उनका हस्ताक्षर करवा लेना। दिनांक 28 फरवरी 1977 को कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए जनता का नाम जारी करने हेतु अपील को ड्राफ्ट को लेकर वे लोग बाबा जय गुरुदेव के पास उनके कमरे में आए। उनमें से सीबीआई के इंस्पेक्टर डायरेक्टर देवेंद्र कुमार सेन ने उस ड्राफ्ट को पढ़कर बाबा जय गुरुदेव को सुनाया और बोले कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप इस अपील में ड्राफ्ट पर अपना हस्ताक्षर कर दें। इस पर बाबा जय गुरुदेव ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तब सीबीआई के डायरेक्टर ने बाबा से कहा कि आप इस अपील पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आपको इसी तरह से आगे 3 साल तक सलाखों के भीतर जेल में बंद कर रखेंगी। सैन की इतनी बात सुनकर बाबा जय गुरुदेव एक छड़ी जो उस वक्त वे अपने हाथ में लिए हुए थे उसको ज़मीन पर पटकते हुए सैन से जोर आवाज़ में बोले कि क्या कहा आपने? आप होश में हैं कि किससे बात कर रहे हैं? किसी महात्मा को कभी ललकारना नहीं चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात। पहली बात की कांग्रेस ख़त्म। दूसरी बात यह है कि मैं 24 मार्च 1977 तक जेल से बाहर आ जाऊंगा। और तीसरी बात यह है कि 4 दिनों तक यानी 24 मार्च से 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रही तो अंदर वाले सब बाहर होंगे और बाहर वाले सब अंदर होंगे। इतना कहकर बाबा जय गुरुदेव उठकर कमरे से बाहर चले गए। इंदिरा गांधी की भेजे गए ये सभी चाटुकार नेता अभी अधिकारी शब्द होकर वापस चले आए। इसके बाद बाबा जय गुरुदेव ने जनता पार्टी को वोट देने और जिताने के लिए जनता के नाम अपना एक अपील जारी कर दिया। उनकी जनता पार्टी को वोट देने की अपील को अखबारों में 3 और 4 मार्च को प्रकाशित कर दिया गया। पूर्व घोषित निश्चित समय पर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ। चुनाव का परिणाम आने पर सन 1952 से केंद्र सरकार के सत्ता पर आसीन निरंकुश कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की करारी हार गई। भारत में गैर कांग्रेस सरकार जनता पार्टी का 24 मार्च 1977 को विधिवत शासन हो गया। विधवा स्त्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जनता पर थोपी गई आपातकाल की हमेशा के लिए समाप्ति हो गई। बाबा जय गुरुदेव की दिनांक 24 जून 1975 से को बस्ती जिले की चकिया ग्राम में 10 लाख लोगों के बीच की भविष्यवाणी मैंने 20 करोड़ लोगों को जगा दिया है। अब चुनाव चाहे 75 में करा लो या 76 में वर्तमान की सरकार समाप्त हो जाएगी। अक्षरशः ये सत्य हो गई।
देश में 22 मार्च 1977 को जनता पार्टी का शासन हो जाने पर अगले दिन दिनांक 23 मार्च 1977 को दिल्ली के तिहाड़ जेल सेंट्रल में से तुलसीदास बाबा जय गुरुदेव को अपराह्न 3 बजे रिहाई हुई। उनके दर्शन और स्वागत के लिए जेल के गेट पर उनके सैकड़ों प्रेमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव के जेल के गेट से बाहर आते ही प्रेमियों ने परमात्मा का नाम जय गुरुदेव का दोष करते हुए फूल मालाओं को श्रद्धा से अर्पित करते हुए उनका भव्य स्वागत किया गया। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव को 29 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक 633 दिन यानी 633 दिन आगरा सेंट्रल जेल में, 468 दिन बरेली जेल में, 110 दिन बंगलौर जेल में, 26 दिन और दिल्ली तिहाड़ जेल में 29 दिन अर्थात 21 महीने जेल में रहकर भक्तों के तकलीफ़ों को दूर करने के लिए स्वयं अमानवीय शारीरिक तकलीफ़ों को सहा। भक्त के देहधारी परमात्मा बाबा जय गुरुदेव प्रकट जीवन में उनके जेल में बिताए जीवन का यह एक अभूतपूर्व इतिहास है। बाबा जय गुरुदेव की जेल कथा के भविष्य में भक्तों द्वारा युग युगांतर तक कथा की तरह से ही भक्तों द्वारा सुनाया और सुनाया जाता रहेगा। जय गुरुदेव। आगे ये पुस्तक जहाँ से लिखी गई है, पुस्तक का नाम है जय गुरुदेव मुक्ति दिवस एवं जेल कथा। आपातकाल सन 1975-76 में बाबा जय गुरुदेव का था नारा, सुख धर्म क्रम यदि लाना है, हिंजड़ों का राज हटाना है। प्रस्तुत करता है डॉक्टर जवाहरलाल शर्मा, शंखनाद प्रकाशन, मधुबनी बलिया। मुक्ति दिवस मनाने का जो नियम है वो आप सुने। मुक्ति दिवस मनाने के लिए प्रतिवर्ष 23 मार्च को बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी सत्संगी नर नारी अपने अपने घरों पर प्रातः सूर्योदय के समय से अर्थात 6 बजे से 8 बजे तक के बीच जय गुरुदेव नामक झंडा यानी ध्वजा फहराते हैं। झंडा सफ़ेद कपड़े का बना हुआ आयताकार साइज में, उसके मध्य में सुर्ख लाल रंग से जय गुरुदेव लिखा हुआ होना चाहिए। झंडा फहराते समय ध्वजा गान और बाबा जय गुरुदेव के सत्संग यानी संत मत की प्रार्थना स्वीकार से स्वर गाते हैं और प्रभु का नाम जय गुरुदेव का जयकार करते हैं। जय गुरुदेव नाम का ध्वनि गीत गाते हैं, फिर झंडे को प्रणाम करके अपने अन्य दैनिक कार्यों को करते हैं। यदि कहीं सत्संग स्थल बना होता है या सत्संग भवन या आश्रम बना होता है, वहाँ पर एक साथ अनेक सत्संगी प्रेमी एकत्रित होकर ध्वजारोहण करते हैं और ध्वजागान, प्रार्थना, जय घोष करते हैं और प्रणाम करके समय अनुसार सत्संग वचनों संदेशों की चर्चा करते हुए बाबा जय गुरुदेव के प्रति श्रद्धावान होते हैं। सामूहिक स्थलों पर सत्संगी प्रेमियों के वहाँ जुड़ने के समय को देखते हुए ध्वजारोहण प्रातः 6 से 10 बजे तक भी किया जा सकता है। व्रत का नियम। मुक्ति दिवस के दिन अपराह्न 3 बजे तक जिस समय बाबा जय गुरुदेव जेल से मुक्त होकर बाहर आए थे, व्रत रखा जाता है। 3 बजे के बाद ही भोजन पाने का विधान है। इसके पहले शब्दानुसार और व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुसार पात्रानुसार शरबत और फलाहार का सेवन किया जा सकता है। 3 बजे तक अन्न का भोजन निषेध है। सत्संग स्थल का आश्रम पर जहाँ अधिक संख्या में प्रेमी जुट जा करते हैं, वहाँ ध्वजारोहण करते हैं, मुक्ति दिवस मनाते हैं। वहाँ भी ध्वजारोहण और प्रार्थना के बाद गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव की चर्चा ही किया जाता है। उनके जेल में उन बिताए गए तकलीफ़ों के बातों को बताना चाहिए। साथ ही आपातकाल में उन प्रेमियों के उत्पीड़न की कथाएँ जिसको उन्होंने आपातकाल की जातादियों, नशबंदी, गौहत्या, बाबा जय गुरुदेव का संदेश सुनाने के लिए समय बर्दाश्त किया था, उनकी चर्चा भी यादगार के रूप में किया जाता है। तात्पर्य यही है कि भगवान, गुरु और भक्त सत्संग दोनों की चर्चा यानी यादगार स्वरूप किया जाता है। सत्संग स्थल या आश्रम पर भी जहाँ कहीं सामूहिक प्रसाद की व्यवस्था की गई है होती है, वहीं भी 3 बजे के बाद ही अन्न के प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। झंडा उतारने का नियम। 23 मार्च को जय गुरुदेव नाम के जिस झंडे को सुबह के समय फहराया जाता है, वह उसी तरह दिनों रात 7 दिनों तक फहराया रहता है। 23 मार्च को फहराए हुए झंडे को उसी रूप में एक सप्ताह फहराते हुए ही रखा जाता है। 7 दिन के बाद 30 मार्च को झंडे को जिस समय 23 मार्च को फहराया गया होता है, उसी समय प्रार्थना सहित जय गुरुदेव का उद्घोष करके उतार लिया जाता है। उतार कर झंडे को सम्मान सहित रख देते हैं। इस तरह से मुक्ति दिवस सप्ताह का समापन होता है। जय गुरुदेव।